अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ हुनैन ख़ान और मैं आज की वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस फॉर द नेशनल एमटीकेट 2021 अनाउंस बाय द पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। सबसे पहले तो हम एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे पूरे कंप्लीट सिलेबस का कि किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की गई हैं और वेटेज क्या है, सिलेबस क्या है, एंड स्पेसिफिकली फिर हम फिज़िक्स के पोर्शन को डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िक्स में आप लोगों ने क्या पढ़ना है आप लोगों ने और तैयारी किस तरीके से करनी है, क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है। तो इंशाल्लाह सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हम। नाउ फर्स्टली यहाँ हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर, वेटेज एंड डिफ़िकल्टी लेवल। तो इस साल जो पीएमसी ने नया पैटर्न अनाउंस किया है उसके मुताबिक जो टोटल नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ होंगे आप लोगों के वो होंगे 210 और जो ड्यूरेशन है इस टेस्ट का वो होगा 3.5 आवर। यानी अगर हम देखें तो कन्वर्ट करें तो ये बेसिकली 210 मिनट्स बन जाते हैं आपके पास। यानी हर एमसीक्यूज़ के लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम होगा इस न्यू पैटर्न के अंदर। और अच्छा, ये पहली मर्तबा जो हो रहा है ये जो एमडीकैट ये कंप्यूटराइज बेस हो रहा है, तो कंप्यूटर बेस होगा तो ये एक बहुत चैलेंजिंग भी होगा स्टूडेंट्स के लिए और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा ये। अच्छा, इस बार जो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो रखे गए हैं वो 65% रखे गए हैं। इन टेस्ट में आपको कम से कम भी 65% मार्क्स लाजमी लेके आने हैं। अच्छा, ये एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर ये है कि इस टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, जो कि मेरी नज़र में एक पॉजिटिव पॉइंट है। अच्छा, अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जो पीएमसी ने डिस्ट्रीब्यूशन रखी है इस साल के लिए वो कुछ इस तरीके से है कि जो टोटल उन्होंने जो अच्छा यहाँ पर एक बात ये है कि नॉर्मली टेस्ट में 4 सेक्शन हुआ करते थे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड इंग्लिश। लेकिन इस साल पीएमसी ने एक नया एडिशन किया है पोर्शन का जिसे नाम दिया गया लॉजिकल रीजनिंग का। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूशन जो की गई है 100% डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। बायोलॉजी को 32% दिया गया है, केमिस्ट्री फिजिक्स को बराबर रखा गया है इस बार जो कि 26.5% फॉर बोथ। इंग्लिश को 10% दिया गया है और जबकि लॉजिकल रीजनिंग जो कि न्यू एडिशन है इस टेस्ट पैटर्न के अंदर वो 5% रखा गया है। तो परसेंटेज के हिसाब से बायोलॉजी के 68 क्वेश्चन हो गए आउट ऑफ 210, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इक्वल 56, इंग्लिश 20 एंड लॉजिकल रीजनिंग 10। टोटल 210 एमसीक्यूज़ को उन्होंने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। अच्छा, अब अगर मैं स्पेसिफिकली अब यहाँ पर क्योंकि ये वीडियो में मेरा मकसद बेसिकली फ़िज़िक्स को टारगेट करना है कि फ़िज़िक्स के बारे से हम डिस्कस करेंगे। फ़िज़िक्स के जो पोर्शन है उसमें किस तरीके उसका उन्होंने बेसिकली सिलेबस क्या है और किस तरीके के सवालात आएंगे। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पे इन्होंने ये डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एमसीक्यूज़ मेंशन किया हुआ है। तो ये उन्होंने एमसीक्यूज़ को 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया हुआ है, इजी, मॉडरेट एंड हार्ड। अच्छा, परसेंटेज जो है वो इजी और हार्ड की परसेंटेज बराबर रखी गई है, डेट इज़ 20% जबकि मॉडरेट जो होंगे क्वेश्चन वो 60% होंगे। तो अगर मैं 56 जो टोटल मेरे पास फिजिक्स के एमसीक्यूज़ हैं उन्हें मैं इन 3 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करूँ परसेंटेज के हवाले से, तो इजी क्वेश्चंस जो हैं वो क्योंकि 20% है और हार्ड भी 20%, तो दोनों के जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ बनेंगे आउट ऑफ 56 वो बनेंगे 11। यानी 11 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके ईजी होंगे और 11 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके हार्ड होंगे। अच्छा, मॉडरेट की परसेंटेज क्योंकि 60% है तो वो अराउंड 34 क्वेश्चन आपके ये मॉडरेट रहेंगे। तो अगर मैं ये करूँ कि अराउंड जो आपके 45 क्वेश्चन होंगे वो इजी और मॉडरेट होंगे। यानी जस्ट सिंपल, बहुत ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होंगे, कोई इतने कोई मुश्किल नहीं होंगे। यानी उसमें जस्ट बुकिश थ्योरी होगी, रिकॉल जैसी चीज़ें होंगी, कोई बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं होंगे। जबकि 11 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे हार्ड। यानी वहाँ पे थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे होंगे, हो सकता है कुछ पिक्टोरियल सवालात हों, कुछ डायग्राम हो, या जहाँ पे कुछ सवाल को पढ़ के कुछ अंडरस्टैंड करना हो, उसका जवाब देना हो। तो ये 11 क्वेश्चन जो होंगे ना ये आपके लिए बहुत ये जो 11 क्वेश्चन जो होंगे ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले कर रहे होंगे आपके लिए। यानी जो आपका असल जो
पार्ट है ना, वो ये पार्ट है, यानी कि 11 सवाल जो होंगे यहाँ पे सारा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को, यानी क्योंकि 45 क्वेश्चन ईजी हैं, उसमें आप लोग उसमें यानी 45 क्वेश्चन यही समझ लें तमाम स्टूडेंट्स के आते होंगे एक तरीके से, ये ईजी और मॉडरेट होंगे, यानी जिन लोगों ने बुक रीडिंग की हुई होगी, जिन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट इनके क्लियर होंगे, तो ईजीली वो 45 क्वेश्चंस कर लेंगे। असल कंपटीशन जो तमाम स्टूडेंट्स का होगा जो इस साल एमटी कैट देंगे, उनका वो सारा कंपटीशन इन 11 सवालात पे होगा जो कि हार्ड होंगे। यहाँ पर चैलेंज किया जाएगा बच्चों के कॉन्सेप्ट्स को, उनकी ग्रिप को, सब्जेक्ट पे ग्रिप कितनी है, तो इन 11 क्वेश्चंस में वो फिर डिस्टिंग्विश होगा कि कौन से स्टूडेंट्स की ग्रिप ज़्यादा अच्छी है, किसने ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली स्टडी किया है। अच्छा, अब टाइप ऑफ एमसीक्यूज जो पीएमसी ने मेंशन की, उन्होंने 2 कैटेगरीज में उसे डिफाइन किया है। नंबर 1 इज़ रिकॉल टाइप एंड सेकंड वन इज़ एप्लीकेशन लेवल। अच्छा, इनको मैं आगे डिस्कस करूँगा कि रिकॉल टाइप से क्या मुराद होता है, एप्लीकेशन लेवल से क्या मुराद है। अगर हम परसेंटेज देखें तो पीएमसी ने जो रिकॉल टाइप के सवाल की जो परसेंटेज मेंशन की वो है 70% और एप्लीकेशन लेवल की 30%, यानी रिकॉल टाइप के सवाल जो पेपर में आएंगे वो 70% होंगे उनका रेशियो, जबकि एप्लीकेशन लेवल के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे खाली 30%। तो अगर मैं टोटल जो 56 क्वेश्चन हैं उन्हें अगर मैं ब्रेक करूँ इस रेशियो में, रिकॉल और एप्लीकेशन के अंदर डिवाइड करूँ, तो रिकॉल टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे आपके 39 क्वेश्चन आउट ऑफ 56, जबकि एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपके 30% के हिसाब से कितने बन जाएंगे, 17 बन जाएंगे आपके पास, यानी 39 इज आपके रिकॉल, जस्ट रिकॉल क्वेश्चन वो आगे, और 17 क्या है आपके एप्लीकेशन लेवल। इनको मैं आगे मज़ीद डिफाइन करूँगा कि रिकॉल टाइप से अभी बच्चों के जहन में बड़ी कन्फ्यूजन है कि सर ये रिकॉल टाइप से क्या मुराद है, एप्लीकेशन लेवल क्या होता है, इसको आगे हम डिस्कस करते हैं अभी डिटेल के अंदर। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, और कंप्लीट फिजिक्स का एक आप लोगों को ओवरव्यू मिल जाएगा, और फिर आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है बस आपने। ठीक है, आगे मूव करते हैं। यहाँ तक सारी चीज़ें बच्चों को क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, अब हम सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं कि सिलेबस बेसिकली अनाउंस क्या किया है। अच्छा, सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट से कंपेयर करूँ केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, तो फिज़िक्स का जो पोर्शन है ना वो बहुत हद तक रिड्यूस है, बहुत हद तक रिड्यूस है, क्योंकि काफ़ी सारे चैप्टर्स रिड्यूस कर दिए अराउंड टोटल अप्रॉक्सीमेटली तमाम, अगर मैं तमाम बोर्ड्स की बात करूँ तो टोटल 21 चैप्टर्स बनते हैं फिज़िक्स के, जिनमें से अब गिनती के कितने रह गए, ओनली 13 टॉपिक्स, जस्ट 13 टॉपिक्स। नंबर 1 इज़ फोर्स एंड मोशन, वर्क एंड एनर्जी, रोटेशन, सर्कुलर मोशन, वेव्स, थर्मोडाइनमिक्स है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। टोटल 13 आपके पास ये टॉपिक्स हैं। अच्छा, अगर ये देखें, अगर मैं ये देखूं कि 13 में से, अब क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ क्योंकि 2 क्लास इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पे मुश्तमिल होता है, तो यहाँ पर जो टॉपिक नंबर 1 से लेके 4 तक जो हैं ये टॉपिक आपके फर्स्ट ईयर फिजिक्स से बिलोंग करते हैं, जबकि 5 से लेके आपके 13 तक ये आपके पास सेकेंड ईयर फिजिक्स को बिलोंग करते हैं। अच्छा, फेडरल बोर्ड में, पंजाब बोर्ड में जो ये थर्मोडाइनमिक्स का चैप्टर है ये फर्स्ट ईयर के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो बच्चे उसमें हो सकता है, सिंध बोर्ड के अंदर ये है कि थर्मोडाइनमिक्स का चैप्टर उन्होंने सेकेंड ईयर में इंक्लूड कर दिया है, जबकि पंजाब और फेडरल की अगर बुक्स आप देखेंगे तो आपको थर्मोडाइनमिक्स का चैप्टर फर्स्ट ईयर में इंक्लूड होगा, और सेकेंड ईयर उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट हो रही है। तो कोई इतना इशू नहीं है, यानी फर्स्ट और सेकेंड, यानी अगर हम ओवरऑल देखें ना तो सेकेंड ईयर का रेशियो ज़्यादा है आपके कोर्स के अंदर फर्स्ट ईयर के मुकाबले में। ठीक है, अच्छा, अब हम इन चैप्टर्स को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि पीएमसी ने क्या आपको कोर्स आउटलाइन दी है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे बताता चलूँ सबसे पहले तो, कि पीएमसी की जो कोर्स आउटलाइन थी उसमें कुछ इश्यूज थे स्टूडेंट्स की तरफ से, काफ़ी लास्ट ईयर भी कुछ इश्यूज रहे थे, क्योंकि तकरीबन जो हमारा कोर्स है वो फिज़िक्स का वही है जो लास्ट ईयर हमारा कोर्स आउटलाइन थी फिज़िक्स की। अब हुआ ये था कि लास्ट ईयर भी स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रहे थे कि पीएमसी ने एक हर चैप्टर की हेडिंग के अंदर कुछ मेन हेडिंग्स दी थी, और देन उसके बाद लर्निंग आउटकम्स के नाम से एक हेडिंग थी, इसके अंदर मुख्तलिफ
वो क्वेश्चन जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, उसके नकली फॉर्म में सवाल आते हैं कि डिस्क्राइब दिस। तो अब बहुत सी जगहों पे ये इशू आया था बच्चों को कि मेन हेडिंग कुछ और कह रही थी, जबकि जो आउटलाइन के अंदर पॉइंट थे वो कुछ और कह रहे थे। तो स्टूडेंट को कन्फ्यूजन थी कि कौन से टॉपिक को हमें प्रिपेयर करना है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर पीएमसी की जो कोर्स आउटलाइन थी उसको और मज़ीद सिंप्लीफाई किया है। यानी मैंने वो कोर्स जो आउटलाइन वाली चीज़ें थी उनको और मेन हेडिंग को मर्ज किया है, और एक हेडिंग की फॉर्म में जो एक्चुअल टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैंने उन चीज़ों को आसान कर दिया, क्योंकि पीएमसी के सिलेबस में बहुत सी चीज़ें कंफर्म नहीं हो पा रही थी स्टूडेंट्स को कि आइदर हम ये टॉपिक करेंगे या दूसरा टॉपिक करेंगे या सब कुछ करना है हमें। तो ये एक कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो गई थी। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़, कुछ टॉपिक जो कि पीएमसी के कोर्स में इंक्लूड नहीं है लेकिन अंडरस्टूड हैं कि वो आपको पढ़ने हैं। क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि जो टॉपिक्स पीएमसी के सिलेबस में इंक्लूड हैं उनको समझने के लिए आपको कुछ सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट्स का होना ज़रूरी है। अगर वो सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट्स नहीं है तो आप जो पीएमसी के कोर्स आउटलाइन में जो टॉपिक्स मेंशन हैं उनको भी नहीं समझ सकते। तो मैंने वो सपोर्टिंग टॉपिक्स को भी इस वीडियो के अंदर इंक्लूड कर दिया है। यानी अगर आप देखा जाए तो मैंने आपकी कोर्स आउटलाइन को मज़ीद कॉम्पैक्ट और आसान कर दिया है, ताकि आपको क्लियर विजन होगा कि बेसिकली हमें पढ़ना क्या है। यानी इसमें कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जो पीएमसी कोर्स में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन वो आपकी स्टडी का पार्ट होंगे, क्यों, और उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि टॉपिक्स को समझने के लिए आपको कुछ बैकअप टॉपिक का समझना भी ज़रूरी है। अच्छा, अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 से। टॉपिक नंबर 1 है फोर्स एंड मोशन। अच्छा, फोर्स एंड मोशन के अंदर हमारे पास यहाँ पर जो टॉपिक्स अगर मैं इंक्लूड करूँ तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब पीएमसी के कोर्स आउटलाइन में से मेंशन था डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अब देखें डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए आपको डिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम कॉन्सेप्ट हैं। सिर्फ जो मैं अपनी बेसिकली सेम कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब इनका कॉन्सेप्ट ये कि आप डिस्टेंस पढ़ेंगे साथ में आपको डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ेंगे, और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए आपको डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है। देन स्पीड एंड वेलोसिटी का टॉपिक, पीएमसी के कोर्स आउटलाइन में सिर्फ वेलोसिटी मेंशन था, लेकिन आपको स्पीड के बारे में पता होगा तो आप वेलोसिटी के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, देन आपके पास एक्सीलरेशन आ जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर आपके काइनेमेटिक ग्राफ्स हैं। अब काइनेमेटिक ग्राफ्स जो होते हैं बेसिकली आपके पास 3 टाइप्स के होते हैं। जब हम काइनेटिक ग्राफ्स बेसिकली चाहे जो एक बॉडी, एक फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, कार है, वो मूव कर रही है एक स्ट्रेट रोड के ऊपर, तो अगर वो मूविंग बॉडी है तो अब वो कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रही होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसकी कोई वेलोसिटी भी होगी। अगर वेलोसिटी वेरी कर रही है तो उसमें एक्सीलरेशन भी होगी। अब उसी मोशन को, उसी बॉडी के मोशन को अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में ड्रॉ करें तो वो बेसिकली काइनेमेटिक्स ग्राफ्स कहलाते हैं। वो 3 टाइप्स आपके पास होते हैं। नंबर 1 इज़ डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कि वेलोसिटी टाइम को आपने प्लॉट कर दिया, एंड थर्ड वन इज़ एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। तो ये 3 तरह के ग्राफ हैं जो आपको स्टडी करने हैं। इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे ग्राफिकल बेस, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अच्छा, नेक्स्ट वन इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ के लॉ हैं, 3 लॉज हैं आपके पास मोशन के, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों आपको स्टडी करने हैं। अच्छा, अब एक और चीज़, ये टॉपिक जो मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, दिस वन, इक्वेशंस ऑफ मोशंस एंड फ्री फॉलिंग बॉडीज। अब ये टॉपिक आपके पीएमसी कोर्स में कहीं भी मेंशन नहीं है। अगर आप कोर्स आउटलाइन देखें वहाँ पर मेंशन नहीं है डायरेक्टली, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अगर पीएमसी की कोर्स आउटलाइन मेंशन तो आप पढ़ेंगे नहीं। इक्वेशंस ऑफ मोशन इज़ द बेसिक, यानी अगर आप मोशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, फोर्स ऑफ मोशन, तो उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें आप कहीं भी यूज़ करेंगे। आपको अगर फॉर एग्जाम्पल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर हम फोर्स को डिस्कस करते हैं, तो फोर्स के फॉर्मूले की एप्लीकेशन, अगर फोर्स के फॉर्मूले अगर हम देखें, एफ इक्वल्स टू एम है, फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एफ इक्वल्स टू एम ए, राइट। अच्छा, अब अगर हम खुद देखें कि एक्सीलरेशन क्या है, तो एक्सीलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम आपकी एक्सीलरेशन है। अब हमें पता है कि जो डेल्टा वी का मतलब क्या होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इन दोनों का डिफरेंस होता है। इसका मतलब अब इक्वेशंस ऑफ मोशंस को पढ़ना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल आते हैं आपके पास फोर्स के फॉर्मूले से,
तो एक्सेलरेशन फॉर एग्जांपल आपको वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है, या आपको एक्सेलरेशन दी हुई टाइम दिया हुआ है, और एक वी आई दी हुई और वी एफ फाइंड आउट करनी है, सही है। तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज़ करना पड़ेगा। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके पास, और तीनों को आपको पता होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उनके बगैर आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते, न्यूमेरिकल में उनकी एप्लीकेशन है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बजाय टॉपिक इंक्लूड नहीं है पीएमसी सिलेबस में, लेकिन आपको स्टडी करना है। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं, वो भले से मेंशन नहीं है, लेकिन जो दूसरे टॉपिक्स हैं उनको सपोर्ट चाहिए इस इक्वेशन ऑफ मोशन के टॉपिक की। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का टॉपिक कोर्स में इंक्लूड नहीं है, लेकिन आपको स्टडी करना है, इक्वेशंस आपको स्टडी करनी है मोशन की। एंड मैंने ये मेंशन किया फ्री फॉलिंग बॉडीज। फ्री फॉलिंग बॉडीज अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फ्री फॉलिंग बॉडी का मतलब क्या हो गया कि बॉडी मूव कर रही है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, यानी सिंपल वर्टिकल डायरेक्शन में जो आपकी मोशन हो रही होती है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इक्वेशन ऑफ मोशन वही रहती हैं, सिर्फ एक्सीलरेशन की जगह पे हम एक क्या एडिशन कर देते हैं, जहाँ पर ए होता है हम उसको रिप्लेस कर देते हैं जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, और इक्वेशन वही रहती हैं। तो ये टॉपिक एडिशनल टॉपिक है, लेकिन आपको पढ़ना है, और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल्स में सपोर्ट करेगा। ये टॉपिक अगर किसी की इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं आती हैं तो वो न्यूमेरिकल्स में कंफर्म उसको ये बहुत मुश्किलात पेश आएंगी। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? लीनियर मोमेंटम। एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इससे सवालात बहुत टिपिकल बन सकते हैं। न्यूमेरिकल्स इससे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। लीनियर मोमेंटम में भी अब मुख्तलिफ हैं, हम लीनियर मोमेंटम भी पढ़ेंगे। फिर लीनियर मोमेंटम का सेकंड लॉ ऑफ मोशन से एक रिलेशन है, वो भी इसमें डिस्कस होगा। फिर इम्पल्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है हमारे पास, सिंपल वो डिस्कस करना है। नेक्स्ट वन इज कोलिजन इन इट्स टाइप। अब कोलिजन क्या होता है, कोलिजन की टाइप्स हैं, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होती हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है, ये आप स्टडी करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट वन इज, यहाँ तक जो हम बात करते हैं ये तो आपका जो फोर्स एंड मोशन का टॉपिक हमारा। अगर हम देखें तो ये बेसिकली जो जो ऊपर के सारे टॉपिक्स हैं ये मोशन इन वन डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं, कि वन डायमेंशन मोशन हो रही है अभी आपके पास, चाहे वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, एक डायमेंशन है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो एक इस चैप्टर में इंक्लूड हो जाए, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक जो है ये बेसिकली ये मोशन टू डायमेंशन से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें बॉडी एक ही वक्त में 2 एक्सिस पे मूव कर रही होती है, 2 डायमेंशन में मूव कर रही होती है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का भी पूरा टॉपिक है। अच्छा, पीएमसी के सिलेबस में से भी ये मेंशन किया गया। अच्छा, पीएमसी के सिलेबस में भी आउटलाइन में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी। तो मैं आपको से भी कहूँगा प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे आपने प्रोजेक्टाइल मोशन को कंप्लीट स्टडी करना है, कंप्लीट स्टडी। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जाम्पल, उसकी तमाम करेक्टरिस्टिक। अब उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि अगर बॉडी, लेट सपोज कि ये एक बॉडी है जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रही है, तो अब उसकी रेंज क्या है, उसकी हाइट क्या है, वो कितने टाइम में ये अपनी फ़्लाइट कंप्लीट करेगी, उसके अलावा एंगल्स, ठीक है, मुख्तलिफ उसके रिलेशन हैं आपके पास। तो आपने इसको कंप्लीट स्टडी करना है। उसके तमाम फार्मूलाज हो गए, तमाम कंडीशंस कि हाइट क्या है, मैक्सिमम उसकी रेंज क्या है, उसकी मैक्सिमम रेंज क्या है, प्लस हाइट और इनके आपस में रिलेशंस क्या हैं, प्लस कि कब हाइट मैक्सिमम होगी, कब रेंज मैक्सिमम होगी, और मुख्तलिफ कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने कंप्लीट हर एंगल से इसको स्टडी करना है। और इंशाल्लाह आने वाले मज़ीद वीडियोस के अंदर मैं टॉपिक वाइज वीडियोस अपलोड करूँगा, और उसमें हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे मुख्तलिफ एंगल से प्रोजेक्टाइल मोशन को भी, हर टॉपिक को। प्रोजेक्टाइल मोशन की वीडियोस भी होगी, उसमें हम हर तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये पहले चैप्टर से हमारे पास ये चीज़ें थी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, आपने कंप्लीट स्टडी करना है, आपने इसमें कोई चीज़ छोड़नी ही नहीं है। इट इज़ कंप्लीट चैप्टर, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड टॉपिक इज वर्क एंड एनर्जी। अच्छा, वर्क एनर्जी के अंदर बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही, इतनी कोई इसमें कोई टिपिकल आप पे कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट सिंपल सी चीज़ें हैं आपको। तो उनमें से कोई ऐसे टिपिकल चीज़ें नहीं है जो उसमें आप परेशान हो, लेकिन इससे बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं पेपर के अंदर। अच्छा, अगर हम देखें तो जो इसमें टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हमारे पास, सबसे पहले तो वर्क हो गया।
वर्क की भी डेफिनेशन हो गई। वर्क आपके पास क्या है, वर्क सिंपल डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो इसी से इसका फॉर्मूला होता है डी कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। तो इसी के मुख्तलिफ इसके यूनिट्स क्या होते हैं वर्क के, इसकी कंडीशन क्या होती है, कब वर्क मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, कब ज़ीरो होगा, इसकी मुख्तलिफ कंडीशन। अच्छा, इसमें एक और अच्छी बात कि आपको उसकी टाइप्स भी पढ़नी है कि पॉजिटिव वर्क की क्या क्या एग्जाम्पल हो सकती हैं। तो पेपर में आपको एक कंडीशन दे देगा कि एक इंसान इस तरीके से वर्क कर रहा है, अब आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन सी एग्जाम्पल है, पॉजिटिव वर्क की है, नेगेटिव वर्क की है, या ज़ीरो वर्क की है, या मुख्तलिफ आपके पास। तो आपको एग्जाम्पल भी पता होनी चाहिए कि ज़ीरो वर्क की 3-4 एग्जाम्पल आपको बताऊँ, पॉजिटिव वर्क की बताऊँ, नेगेटिव वर्क की बताऊँ, तो आपको इसको अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ना है। दैन नेक्स्ट वन इज़ एनर्जी। एनर्जी के अंदर आपके पास यहाँ पे हमारी बुक में 2 टाइप्स हैं। ये बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही है। यहाँ पे जो टाइप्स दी हुई हैं हमारी बुक में, एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पर जो हम अपनी हमारे इस चैप्टर में डिस्कस किया वो खाली मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया, डिस्कस किया, जिसकी 2 टाइप्स हैं। काइनेटिक एनर्जी जो कि मूविंग बॉडीज़ में होती है, और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी जो कि आपके पास बॉडीज़ उन बॉडीज़ में होती है जो कि अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन जो आपके पास बॉडी में होती है मौजूद। दैन नेक्स्ट वन इज़ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशन फील्ड आपके पास जो ग्रेविटेशन एनर्जी बॉडी में स्टोर हो रही है, उसे हम डिस्कस करेंगे। दैन नेक्स्ट वन इज इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, कि अगर हम एक बॉडी को थ्रो कर, फॉर एग्जाम्पल मैं बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता हूँ या एक हाइट से ड्रॉप करता हूँ, तो इंटर कन्वर्जन। अच्छा, हमें पता है कि बेसिकली अगर मैं इसको डिस्कस करूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, तो ये क्या बोलता है कि कोई भी एनर्जी हमेशा इन एनर्जी ना ख़त्म हो सकती है ना बन सकती है, बल्कि क्या होती है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, सिंपल। तो यहाँ पे इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही की इम्प्लीमेंटेशन है कि किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आपस में एक दूसरे के अंदर इंटरचेंज हो रही होती है, इंटर कन्वर्ट हो रही होती हैं। इसके मुख्तलिफ इसमें केसेस हैं कि विद फ्रिक्शन होगी तो क्या होगा, अगर फ्रिक्शन मौजूद नहीं है तो क्या होगा, मुख्तलिफ। नेक्स्ट वन इज़ एनर्जी लॉसेस। अब सिंपल जो आपके प्रैक्टिकल जो डिवाइसेस हैं उनमें कुछ एनर्जी लॉस होता है, तो यहाँ पर उस एनर्जी लॉस को डिस्कस किया गया कि उस एनर्जी लॉसेस उसमें क्या होंगे। दैन आखिर टॉपिक जो है इस चैप्टर के अंदर वो है आपके पास पावर। पावर का टॉपिक है, पावर सिंपल आपके पास क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी वर्क अपॉन टाइम। तो इसके मुख्तलिफ आपके पास इसकी डेफिनेशन, यूनिट्स, उसकी टाइप्स और इसके कुछ रिलेशंस हैं, तो वो सब इसमें डिस्कस होंगे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या है, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, नंबर 3। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी बहुत सिंपल सा चैप्टर है और टॉपिक भी इतना ज़्यादा नहीं है। आपके पास पहला टॉपिक आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, कि सिंपल आपके पास इक्वेशंस थीटा इक्वल्स टू एस आर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पढ़नी है, एंगुलर वेलोसिटी जिसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन जिसे हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद अच्छा, अब चैप्टर नंबर जो फोर्स एंड मोशन का चैप्टर होता टॉपिक, उसमें जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वो बेसिकली लीनियर वेरिएबल्स कहलाते हैं, यानी वो लीनियर मोशन थी, एक डायरेक्शन थी ना, आइदर हॉरिजॉन्टल बात करें या वर्टिकल, वो लीनियर डायरेक्शन थी। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है क्या है, बेसिकली सर्कुलर या उसे कह सकते हैं एंगुलर मोशन। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स होंगे वो एंगुलर होंगे, जैसे वहाँ लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे, यानी वहाँ पे सिंपल वेलोसिटी थी, यहाँ वो बेसिकली लीनियर वेलोसिटी ही थी जिसे हम सिंपल वेलोसिटी कहते हैं। वहाँ एक्सेलरेशन थी जो कि बेसिकली लीनियर एक्सेलरेशन थी, वहाँ डिस्प्लेसमेंट थी तो बेसिकली वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट थी। अब वही सब चीज़ें जब एंगुलर मोशन में आ जाएंगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, बस। अच्छा, अब इनके आपस में रिलेशन है कि लीनियर और एंगुलर वेरिएबल के दरमियान रिलेशन जो है, अब डिस्प्लेसमेंट का अपना रिलेशन है एस इक्वल्स टू आर थीटा, देन वेलोसिटीज़ का है वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, लीनियर एक्सेलरेशन का है अल्फा इक्वल्स टू आर ए टी। अब यहाँ क्या है बेसिकली, अगर हम देखें और तो बेसिकली ये इक्वेशंस हैं, यहाँ पर रिलेशंस हैं जो कि लीनियर वेरिएबल और एंगुलर वेरिएबल्स को आपस में क्या कर रही हैं, रिलेट कर रही हैं। तो ये आपको स्टडी करना है इसके अंदर के रिलेशंस। इनसे बेसिकली आपके पास एमसीक्यूज बन सकते हैं, बेसिक एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, कुछ आपके पास न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है सेंट्रीपिटल फोर्स का टॉपिक। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स का टॉपिक जो है ना आपके पास, सेंट्रीपिटल फोर्स सिंपल क्या है आपके पास कि अगर एक बॉडी सर्किल में मूव कर रही होती है तो अब
हर पॉइंट पे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन होती है वो टेंजेंट बनाती हुई बाहर जा रही होती है। अब एक फोर्स है जो कि उसे सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने में हेल्प कर रही है। अगर ये फोर्स ना हो तो सर्कुलर मोशन मेंटेन नहीं हो सके, वो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सिंपल फॉर्मूला एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, इसके मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं, इसके किस कंडीशन में कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, क्या रिलेशंस बनेंगे, इसके वो हम सब डिस्कस करेंगे इसके अंदर। इसके अलावा सेंट्रीपिटल फोर्स की एप्लीकेशन क्या क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस पर जब मैं कि अपना वीडियो लेक्चर इंशाल्लाह जल्द अपलोड करूँगा तो आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एफसी का टॉपिक ये मेरा भी मोस्ट फेवरेट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि ये एफसी का जो सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट है, ये थ्रू आउट द फिजिक्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के मुख्तलिफ टॉपिक्स में आप जब हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ टॉपिक वीडियोज़ में टॉपिक, तो आप देखेंगे कि मुख्तलिफ जगहों पर इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन को मुख्तलिफ जगहों पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, वो हम अपने वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट वन इज क्या है, फोर्स कॉजिंग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है कि भाई कि अगर किसी बॉडी में फोर्स लगेगी तो उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर वही चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स है तो उसकी वजह से क्या क्या क्रिएट हो रही है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी क्रिएट हो रही है। उसका फॉर्मूला सिंपल आपके पास ए सी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर है। इसके भी मुख्तलिफ फार्मूलाज हम ड्राइव करेंगे और उनके लिए रिलेशंस को स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि किस कंडीशन में हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन भी देखेंगे, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो इस चैप्टर नंबर 3 से ये टॉपिक्स हैं और बहुत सिंपल सा चैप्टर है, कोई इतनी ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई हो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है वेव्स। अच्छा, अब ये जो टॉपिक चैप्टर है ना ये काफ़ी लेंथी है, इसके जो टॉपिक्स हैं वो बहुत सारे हैं। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने वही किया है कि पीएमसी के सिलेबस में जो टॉपिक थे बहुत ही ज़्यादा टिपिकल वे में लिखे हुए थे और बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो रही थी भी कि हम मेन टॉपिक्स की हेडिंग पढ़ते हैं वहाँ कुछ और हमें समझ में आ रहा है, आउटलाइन की तरफ जा रहे हैं, कोर्स जो आउटलाइन की हेडिंग के अंदर जो पॉइंट्स लिखे हैं वो उससे कुछ बहुत कन्फ्यूजन के लिए, तो मैंने उसको बहुत बहुत ज़्यादा आसान करके मैंने यहाँ पे मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं एक आसान वे में उस कोर्स आउटलाइन को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। अच्छा, तो सबसे पहले आपके पास स्टार्टिंग जो टॉपिक है वो आपके पास क्या है, प्रोग्रेसिव वेव का टॉपिक है। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में। जहाँ हमारे पास उसकी टाइप्स हैं कि दो तरह की होती हैं, ट्रांसफर्स हो गई और लॉन्गिट्यूडनल हो गई। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे उनकी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो हम अपनी इंडिविजुअल वीडियोस जब हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज वीडियोस में अपलोड डिस्कस करूँगा उसमें लेक्चर में, तो उसमें हम इन सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में कवर करेंगे। क्या हो डेफिनेशन क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कि टाइप्स हैं तो क्या हैं, फॉर्मूलाज हैं तो फॉर्मूलाज क्या हैं, सारी चीज़ें एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी क्या है, दो टाइप्स हैं, ये भी आपको स्टडी करनी है। जैसे पर आपके पास पीरियोडिक वेव्स क्या होती हैं वो स्टडी करेंगे, उनकी टाइप्स क्या हैं वो डिस्कस करेंगे, दो हैं, ट्रांसवर्स है और लॉन्गिट्यूडनल है। अच्छा, उस पास ये एक टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें चाहे छोटी छोटी डेफिनेशन हैं ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि वेव मॉडल जो है उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। क्रेस्ट एंड ट्रफ हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या है, टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी क्या है, वेलोसिटी क्या होती है, इसके फॉर्मूलाज हैं, कंप्रेशन रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो वेव मॉडल को एक वेव को समझने के लिए इंशाल्लाह उस लेक्चर में बहुत इजी वे में मैं आपको इन तमाम चीज़ों को हम एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि इससे लॉजिकल सवाल बहुत सारे बन सकते हैं। अच्छा, बहुत ये टॉपिक ऐसा है कि पिछले 5 पेपर्स के अंदर भी मुख्तलिफ सवाल पूछे गए और बहुत आसान सवाल थे, पिक्टोरियल वे में थे। ऐसा में होता क्या है, हमारे लिए कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई डायग्राम बनी आ जाए ना पेपर के अंदर तो बस वो बच्चा घबरा जाता है कि पता नहीं क्या पूछ लिया गया है। तो इंशाल्लाह अपनी वीडियोस के अंदर जब मैं लेक्चर डिस्कस करूँगा तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं डायग्राम बेस स्टडी ज़्यादा करवाऊँ आप लोगों को, ताकि आप लोग पेपर के लिए पहले से मेंटली तौर पर तैयार हूँ। क्योंकि एक बहुत ही एक हवा बना हुआ होता है कि डायग्राम, अगर कोई सवाल आ जाए ना इसमें डायग्राम बनी हुई हो तो स्टूडेंट्स को निगलेक्ट करते हैं, कहते हैं ये बाद में करेंगे, मुश्किल होगा। जबकि ऐसा नहीं होता, बहुत से डायग्राम बेस पास पेपर में ऐसे सवाल आए हुए हैं जिनका कोई सोल्यूशन नहीं होता। जस्ट डायग्राम देख के आप जज कर, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डायग्राम देख के आप जज कर लेते हो कि राइट ऑप्शन ये कोई सोल्यूशन नहीं है इसके अंदर। तो इसी वजह से ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं ना, अगर वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप इजीली कोई भी टिपिकल क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम।
तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं ये जो कि वेव मॉडल का पार्ट है, उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद एनर्जी, कि जब भी कोई वेव वेव जो होती है वो बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर का काम कर रही होती है, इसमें वो एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर रही होती है, तो उसको भी इसके फॉर्मूलाज हैं, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास दो टाइप की वेव्स हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको हम डिस्कस करेंगे क्या होती है, मैकेनिकल वेव्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, उनकी टाइप्स क्या हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन इज फंडामेंटल वेव इक्वेशन। आपके पास v इक्वल्स टू एफ लैम्डा फंडामेंटल इक्वेशन है एक वेव की। अच्छा, इसके न्यूमेरिकल्स पास पेपर में बहुत हैं, बेतहाशा एमसीक्यूज आए हुए हैं इसके, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ये बहुत इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और एक डिटेल टॉपिक है ये, क्यों? क्योंकि इसमें बेसिकली सबसे पहले तो इसमें इसके जो पीएमसी ने दिया है, इसमें बेसिकली इसमें 3 पोर्शन है। नंबर 1 है सबसे पहले तो न्यूटन ने सॉरी जो फॉर्मूला स्पीड ऑफ साउंड का दिया था उसको स्टडी करेंगे। अच्छा, अब उस क्योंकि फॉर्मूले में कुछ ड्रॉबैक्स थे, क्योंकि जो एजम्पशन बेसिक एजम्पन की थी न्यूटन ने वो गलत साबित हुई, जिसको बाद में लेप्लास ने करेक्ट किया। लेप्लास ने क्या करेक्शन की, उसकी क्या फॉर्मूला था, उसने क्या डिस्कस किया, वो इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट वन इज़ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे एमसीक्यूज लॉजिकल एमसीक्यूज बहुत बन सकते हैं, वो चाहे कि उन फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे जिन पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है। और वो फैक्टर्स क्या क्या हैं, उन फैक्टर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस फैक्टर से क्या रिलेशन है, वो हम सब इस चीज़ में डिस्कस करेंगे। तो ये फ्रेंड्स। अच्छा, नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव। अब साउंड वेव के अंदर जो एक फिनोमिना होता है सुपरपोजिशन का, उस फिनोमिना को हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्रिंसिपल होता है। इसीलिए इसको हम कह सकते हैं इंटरफेरेंस भी कह सकते हैं इसको हम, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। तो वो इस हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस साउंड वेव का होता है तो क्या होता है, इसका क्या रिजल्ट होता है, उसका उसके नतीजे में क्या होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं उसकी। देन नेक्स्ट वन इज ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहे स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स का कॉन्सेप्ट। अच्छा, यहाँ पर जो बेसिकली दो टॉपिक्स इसके अंदर हम कवर करेंगे, क्या क्या है। एक टॉपिक वो है कि अगर कोई स्ट्रिंग है, यानी मेरे पास ये स्ट्रिंग, ये मेरे पास दो एंड हो गए, ये दो एंड से मैंने स्ट्रिंग लिया, अगर इसको हल्का प्लग किया, जब मैं प्लग करूँगा तो इसमें इस तरीके से ये वेव बनना शुरू हो जाएगी, यानी ये इस तरीके से मोशन कर रहेगी। अब सही है, तो अब इसमें जो कुछ वेव्स बन रही हैं ये बेसिकली स्टैंडिंग वेव्स होती हैं या स्टेशनरी वेव, तो इसकी हम स्टडी करेंगे। तो उसमें हम फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या होगी, उसके हार्मोनिक्स क्या बनेंगे, नोट्स क्या होती हैं, एंटी नोट्स क्या होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज स्टेशनरी वेव इन वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। अब एयर कॉलम में क्या होता है कि मेरे पास लेट सपोज एयर कॉलम में क्या होता है, ये एक तरीके से ये ट्यूब है, ठीक है, वो सॉरी, अब उस ट्यूब में लेट सपोज कुछ वाटर मौजूद है, तो इसमें अगर मैं साउंड ब्लो करता हूँ तो उसके उसमें क्या वेव्स बनेंगी, या अगर ये बोथ एंड से वो ओपन भी हो सकता है, वो क्लोज भी होते हैं और ओपन भी होते हैं, डिपेंड करता है वो। तो इसमें भी इसी तरीके से क्या होंगी, स्टैंडिंग वेव्स बनेगी, तो उसके भी अंदर भी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या होगी, हार्मोनिक्स क्या होंगे, नोट्स क्या होंगी, एंटी नोट्स क्या होंगी, वो सब चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट वन इज डोपलर इफेक्ट। तो डोपलर इफेक्ट के अंदर यहाँ पर डोपलर इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, इसलिए एग्जाम्पल डेफिनेशन एग्जाम्पल्स, देन उसके कुछ केसेस हैं। यहाँ पर 4 केसेस हैं डोपलर इफेक्ट। बेसिकली सिंपल क्या है कि अगर आपके पास एक ऑब्जर्वर है और एक आपके पास लिसनर है, सॉरी एक ऑब्जर्वर है और एक आपके पास एक आपके पास मूविंग, एक तरीके से समझिए एक एक बॉडी है जो कि रेस्ट कंडीशन में है, जिसे आप कह सकते हैं सिंपल लिसनर, ठीक है। और दूसरी बॉडी है जो आप क्योंकि आपके पास सोर्स है, यानी जो कि साउंड जनरेट कर रही है, साउंड जनरेटिंग जो बॉडी होगी वो आपकी सोर्स होगी। और दूसरी जिससे जो लिसन कर रही है या जो ऑब्जर्व कर रही है, उसे लिसनर भी कहेंगे या ऑब्जर्वर भी कहेंगे, ठीक है। तो उनके दरमियान रिलेटिव मोशन होने की वजह से, जब रिलेटिव मोशन होती है तो उसकी वजह से जो साउंड होती है उसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर जो चेंज या फ्रीक्वेंसी या वेव लेंथ में जो चेंजेस आ रहे होते हैं, वो डोपलर इफेक्ट के अंदर हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो उस इसलिए उस इफेक्ट को डोपलर इफेक्ट कर रहे हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ में जो चेंजेस आ रही हैं ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड लिसनर या ऑब्जर्वर।
अब उसके मुख्तलिफ केसेस हैं कि अगर कोई सोर्स रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, या ऑब्जर्वर रेस्ट पर सोर्स मूव कर रही है, तो इसके अंदर और टुवार्ड्स टुवार्ड्स जा रहा है या अवे जा रहा है, ये इस केसेस हम इसमें मुख्तलिफ केसेस हैं, इसमें हम देखेंगे कि फ्रिक्वेंसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, उनके उसके फॉर्मूलाज में वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपल सा टॉपिक है, डॉपलर इफेक्ट का कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन आपके पास एसएचएम क्या है, आपके पास इसे टू एंड फ्रो मोशन होती है, वाइब्रेटिंग बॉडीज़ होती हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वाइब्रेशन क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी क्या होती है, तो ये सब इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका काफ़ी, ये जो चैप्टर आपने देखा होगा कि बहुत लेंथी चैप्टर है ये, इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। तो ये कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी, क्योंकि इसमें टॉपिक ज़्यादा हैं, तो ये से MCQ ज़्यादा बन सकते हैं, और इसमें आपको काफ़ी टाइम लगेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी स्टडी करने में। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो क्या हमारे पास है, थर्मोडाइनमिक्स। अच्छा, थर्मोडाइनमिक्स का जो आपके पास ये चैप्टर है, अच्छा थर्मोडाइनमिक्स का चैप्टर अगर मैं बात करूं, तो अगर पंजाब और फेडरल बोर्ड के साथ बात करूं तो ये बेसिकली फर्स्ट ईयर में लाई करता है, और सिंध बोर्ड के अंदर बात करूं तो ये सिंध बोर्ड का सिंध बोर्ड के अंदर ये सेकेंड ईयर के अंदर मौजूद है। ठीक है। अच्छा, अब थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अगर देखा है वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन PMC सिलेबस के अंदर इसको रिड्यूस कर दिया है, तो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो गया। बहुत सिर्फ स्पेसिफिक दो ही टॉपिक्स हैं इसके अंदर। नंबर वन इज़ स्पेसिफिक हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, और मोलर स्पेसिफिक हीट। तो ये आपको जस्ट इनकी डेफिनेशन और उनके फॉर्मूलाज होते हैं, इनके यूनिट्स हैं, वो आपको डिस्कस करने हैं। अब मोलर स्पेसिफिक हीट की दो टाइप्स होती हैं, एक या तो कांस्टेंट प्रेशर पे होगी या कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, इनका आपस में एक रिलेशन होता है, जो कि रिलेशन आपके पास क्या है, CP माइनस CV इक्वल्स टू R। आर क्या आपके पास क्या कहलाता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कोई इतनी टिपिकल चीज़ें नहीं है इसके अंदर, जस्ट डेफिनेशन हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और आपको इनकी डेफिनेशन पता होना चाहिए कि इनके आपस में फॉर्मूलाज जो हैं, इनके रिलेशन क्या हैं, वो आपको पता होना चाहिए। उसकी बेसिस पे आप न्यूमेरिकल बन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मोडाइनमिक्स। इसमें भी थर्मोडाइनमिक्स के जो टॉपिक है उसको भी काफ़ी रिड्यूस कर दिया गया है। इसमें खाली बेसिक थर्मोडाइनमिक्स का प्रिंसिपल जो है वो हो गया कि थर्मोडाइनमिक्स में जो वर्क डन होता है उससे आपने स्टडी करना है। उस पर आपका जो मेन टॉपिक है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, कि उसका स्टेटमेंट क्या है, उसका एक्सप्रेशन, और इसको आपको एक्सप्रेस करना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे कर रहा है। दैन इसके बाद साइन कन्वेंशन है कि जो वर्क होगा या हीट एनर्जी है या इंटरनल एनर्जी है, उनके साइन कन्वेंशन क्या होंगे, कि डिपेंड किस कंडीशन में पॉजिटिव होगा, किस कंडीशन में नेगेटिव होगा, आपको स्टडी करना है, क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्प करेंगे। साइन कन्वेंशन की भी इंपॉर्टेंस है बहुत यहाँ पे। दैन नेक्स्ट वन इज़ एप्लीकेशन। अब थर्मोडायनामिक्स जो प्रोसेस है उनकी एप्लीकेशन है, आइसोबैरिक है, आइसोकोरिक है, डिपेंड करता है कि आपके पास आपने प्रेशर कांस्टेंट लिया हुआ है, वॉल्यूम कांस्टेंट लिया हुआ है, टेम्परेचर फिक्स है, या आपके पास जो आपकी हीट एनर्जी है वो एक्सचेंज नहीं हो रही है, तो वो उनकी बेसिस पे 4 टाइप्स हैं जो आपको स्टडी करनी है। इनमें आपकी डेफिनेशन हो गई, इसके अलावा इन चारों पे फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई हो रहा होगा, तो उनकी इक्वेशंस क्या बनेंगी वो आपको इसमें स्टडी करना है। तो थर्मोडायनामिक्स के टॉपिक में ये दो मेन टॉपिक्स हैं जो आपको स्टडी करने हैं। दैन नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये चैप्टर जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अच्छा, इस चैप्टर में आपके पास क्या है, इसमें हम डील करेंगे चार्जेस से रिलेटेड, ये चार्ज बॉडीज जो होती हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसमें सबसे पहले मेन टॉपिक आपके पास आता है कूलम्स लॉ, उसका स्टेटमेंट, उसके फॉर्मूला, उसके केसेस। केस अगर फॉर एग्जाम्पल कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है F=2 K Q1 Q2 अपॉन R², तो यहाँ पे केसेस से क्या मुराद है कि अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ाता हूँ तो फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर मैं चार्जेस को चेंज की वैल्यूज़ को चेंज कर रहा हूँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा फोर्स पे, या सबको चेंज कर रहा हूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये आपके इस तरह के MCQ बहुत पास पर में पूछे गए, तो ये भी एक बहुत, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैन नेक्स्ट वन इज कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडिया, कि अगर मैं कूलम्स चार्जेस के बीच में कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कूलम फोर्स पे, वो स्टडी करना है। दैन नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन क्या है, वो आपको स्टडी करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड में। अच्छा, यहाँ पे ये PMC ने किया क्या है कि अगर दो चार्जेस हैं, सेम चार्जेस भी हों या अपोजिट चार्जेस हों, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगी, वो आपको स्टडी करना है। इसके अलावा जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुकी है, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लाइंस ऑफ फोर्सेस के ज़रिए स्केच करते हैं विजुअलाइज करने के लिए,
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं क्या, किस तरीके से हैं, तो वो भी आपको स्टडी करनी है कि जो डायग्राम्स है बेसिकली वो आपको स्केच आपको जो उसकी फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं उसकी पता होनी चाहिए आपको कि क्या होंगी उनकी शेप। उसमें भी यही है कि वो सेम चार्जेस और अपोजिट चार्जेस साइन दोनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, उसकी यूनिट्स। उसके बाद फिर अगर कोई इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है आपके पास, ठीक है, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी तो वो क्या होगी, उसका इसकी इक्वेशन है, पूरी फॉर्मूला है इसका, वो पता होना चाहिए। उसके बाद क्या, अगर टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं कि एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, सही, तो वो आपको स्टडी करना है। अच्छा, देन नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। अच्छा, अब यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर इसकी डेफिनेशन है, इसके फॉर्मूलाज हैं, यूनिट्स हैं। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कि अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को किसी इनफाइनाइट पॉइंट इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं तो वहाँ तक लाने के लिए उस पर कोई वर्डन करना पड़ेगा, तो वो वर्डन उसमें एज अ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा होगा, ठीक है, तो वो आपको इसमें स्टडी करना है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज कि अगर पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पे पास क्या सिंपल फॉर्मूला आपके पास होता है कि Q/R, तो ये भी आपने स्टडी करना है इसके अंदर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब कंप्लीट जो टॉपिक है वो स्टडी करना है। फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनका आपस में क्या रिलेशन है वो आपको इसमें स्टडी करना है। आपके पास इक्वेशन सिंपल है कि E=V/D, यानी पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, कि अगर दो प्लेट्स हों, चार्ज प्लेट्स, उनके दरमियान डिस्टेंस D हो और पोटेंशियल अप्लाई हो V, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, V/D। ये इसमें रिलेशन में डिस्कस करेंगे। देन लास्ट टॉपिक जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी इसका वो क्या है आपके पास, कैपेसिटर। ये कैपेसिटर में है आपके पास के कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है। इसके अलावा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटेंस, और फिर एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर क्योंकि एनर्जी स्टोर कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसका फॉर्मूला, उनके फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। प्लस फिर जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटर जो है वो किस तरह चार्जिंग करता है, किस तरह डिस्चार्जिंग करता है, वो इस टॉपिक में डिस्कस होगा। अच्छा, अब एक टॉपिक आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अच्छा, ये टॉपिक ना पीएमसी के सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन आपने स्टडी करना है क्योंकि अंडरस्टूड के बाद कैपेसिटर टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं, तो अगर एक के साथ अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 2 या 3 कैपेसिटर आपस में ज्वाइन कर देता हूँ तो उनकी कैपेसिटेंस क्या होगी, इक्विवेलेंट, ठीक है। उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन होते हैं, पैरेलल होते हैं, कहीं कहीं दोनों मर्ज करके दे दिए जाते हैं, वो आपको उस पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी होती है। तो ये टॉपिक आपने करना है, अंडरस्टूड सी बात है, ये आपको लाजमी करना है। पीएमसी के सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन आपने स्टडी करना है इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि ये इस टॉपिक का पार्ट है। इस टॉपिक में ये चीज़ें हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आपके पास ये भी आसान सा एक चैप्टर है। इसमें आपका सबसे पहले जो स्टेडी करंट क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट आपने स्टडी करना है। उसके बाद ओम्स लॉ है, उसका स्टेटमेंट है, उसकी रिलेशन है, उसका ग्राफ है, वो आपने स्टडी करना है। देन उसी से एक आपका आगे एक टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है, अब वो कौन से फैक्टर हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, उन्हें आपने हम इसे जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसमें काफ़ी डिटेल में हम इसको स्टडी करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, किस किस तरीके से वो इस पर इम्पैक्ट कर सकते हैं, उससे किस तरीके के एमसीक्यूज आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो हम सब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ कि टेम्परेचर का आपके रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, और फिर एक टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या चीज़ है भाई, ये क्या बला है भाई, ये इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। दैन नेक्स्ट वन इज रेजिस्टिविटी क्या चीज़ होती है भाई, इसका टेम्परेचर से क्या ताल्लुक है, और ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या चीज़ होती है, ये सब इसमें डिस्कस करेंगे। दैन नेक्स्ट वन इज आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर यानी जिस तरीके से आपके पास में वर्क एनर्जी पावर के अंदर टॉपिक था, उसमें पावर था जो सुना कि आपका अगर एक रजिस्टर है, अब रजिस्टर से जब करंट पास होता है तो वो उसमें कुछ एनर्जी वो कंज्यूम करता है, वो एनर्जी हीट की फॉर्म में निकल रही होती है। अब अगर मैं उस एनर्जी का रेट निकाल लूँ यानी टाइम से डिवाइड कर दूँ तो वो चीज़ पावर बन जाती है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन किसी रजिस्टर के अंदर वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पावर के यूनिट्स क्या हैं, किलोवाट ओवर क्या चीज़ होती है, ये सब इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। दैन नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कि आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस जो बेसिकली हम इसे कह सकते हैं ईएमएफ सोर्स जो कहलाती है, यानी फॉर एग्जांपल एक बैटरी वो एक ईएमएफ सोर्स है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करती है। तो ये टॉपिक काफ़ी इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है बैटरी, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, वो किस तरीके से सर्किट्स को उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं एक्सटर्नल सर्किट्स के ऊपर। इसके अलावा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का टॉपिक है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, कब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी, ठीक है।
अच्छा, अब इसमें एक टॉपिक आपको नज़र आ रहा होगा, ये फिर से एडिशनल टॉपिक कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, जैसे कैपेसिटर वाले टॉपिक में था, तो ये भी अंडरस्टूड कि आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर भी पढ़ने हैं, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होंगे, पैरेलल क्या होंगे, इनके यहाँ पे इजीली आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, आपके पास डायग्राम दी जाएंगी सीरीज से पैरेलल कॉम्बिनेशन की, और आपको उसका कॉम्बिनेशन निकाल के बताना होगा कि भाई इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट्स क्या होगी। ठीक है, चीज़ ये कोई इतना टिपिकल नहीं है, और तो आप ये चीज़ भी आपको इसमें कवर करनी है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का टॉपिक आपके पास आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के टॉपिक के अंदर आपके पास क्या हुआ कि इसमें जो पीएमसी ने आप हमें दिए हुए हैं, वो 2 टॉपिक्स दिए हुए हैं। कौन कौन से, अगर मैं हम देखें गौर करें तो इसमें 2 टॉपिक्स हैं। नंबर 1 इज़ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड है क्या, और अगर उसमें पहला पॉइंट क्या है कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस पर एक फोर्स एक्ट कर रही होती है। ठीक है, एक फोर्स एक्ट कर रही होती है, वो फोर्स क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होगी, वो किस तरीके की डायरेक्शन क्या होगी, वो सब चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। प्लस अब उस फोर्स की एक्टिंग की वजह से जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो उसका पाथ क्या फॉलो कर रहा होगा, वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, तो वो सब चीज़ें। फिर उसकी ट्रैजेक्टरीज क्या होती हैं कि अगर प्रोटॉन एंटर होगा तो उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो उसकी क्या होगी, फिर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो सब चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये टॉपिक बहुत सिंपल सा टॉपिक है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी, इनका आपस में रिलेशन क्या है, वो इस टॉपिक में डिस्कस किया जाएगा, इसकी डेफिनेशन, इसके यूनिट्स, इनके आपस में रिलेशंस। अच्छा, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बाद जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है, उसकी बेसिक डेफिनेशन, फिर फैराडेज लॉ हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, वो क्या हैं उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद लेंज़ेस लॉ है, लेंज़ेस लॉ की इक्विवेलेंट के वो क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे सेट कर रहा है। दूसरी चीज़ के डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को प्रेडिक्ट करने के लिए उसमें जो हो रहा है वो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वो प्रेडिक्ट कर रहा है आपके पास। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद आपके पास है एसी करंट जनरेटर। एसी जनरेटर का टॉपिक है, वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि एसी जनरेटर का टॉपिक आ गया, वो एसी जनरेटर क्या होता है, किस तरीके से काम कर रहा होता है। देन नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसफार्मर का टॉपिक। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, उसकी टाइप्स, और इसके अलावा कि उसका स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो वो एफिशिएंट किस तरीके से वो यूज़ किए जाते हैं फॉर एफिशिएंट ट्रांसफार्मरिंग। जो बेसिकली इलेक्ट्रिक सप्लाई केबल जो होती है, जो सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक, तो उसकी वो किस तरीके से उसमें स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। अच्छा, आगे इसको हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें अच्छा, अब आगे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक के अंदर हमारे पास क्या है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर जो है बेसिकली बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन पीएमसी के कोर्स में सिर्फ एक टॉपिक को कंसीडर किया गया है, दैट इज़ रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्या है, उसकी 2 टाइप्स हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है, ये बेसिकली बस इसमें आप बस ये कर सकते हैं कि आपने पढ़ना है पीएन जंक्शन डायोड, के पीएन जंक्शन डायोड है क्या। ठीक है, उसकी बेसिक पता होनी चाहिए आपको, ताकि उसके वो पता होगा तो आप पास आप इजीली क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई को कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया। देन अगला टॉपिक आपके पास क्या है, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। अच्छा, इसमें पीएमसी ने एक ही टॉपिक दिया हुआ है, डेट इज पार्टिकल। अच्छा, उन्होंने अब एक लाइन लिख दी खाली कि पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स विद पार्टिकुलर एनर्जी। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब उस स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ये है कि ये इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है। अब अब ये बात आपको जहन में होनी चाहिए कि यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ फोटॉन, यानी पार्टिकल मॉडल आपने डिस्कस करना है। तो अगर हम गौर करें तो हमारे इस चैप्टर में टोटल 4 टॉपिक्स हैं जिनमें ये पार्टिकल नेचर के हवाले से बात डिस्कस की गई। नंबर 1 है, सबसे पहले बेसिकली जो फोटोन का जिक्र स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ने की थी, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आपके पास अगला टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
जो कि पार्टिकल नेचर को शो करता है लाइट के, ठीक है। ये स्टडी करना है। इसके बाद आपने कॉम्पिटेंस फैक्ट को स्टडी करना है, देन पेयर प्रोडक्शन। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं या टॉपिक्स हैं जिनमें पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया गया है। तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा का टॉपिक। अच्छा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर जो है आप लोगों ने ये मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कि क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रम, जितने भी आपका स्पेक्ट्रम की टाइप्स होती हैं वो आपने स्टडी करनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बेसिकली इस चैप्टर में टोटल जो आपका असल टॉपिक है वो सारा क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात है। बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसको हम डिस्कस करना है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसके अंदर स्पेक्ट्रल लाइन्स क्या हैं। अच्छा, उसमें आप राइट पर एक फॉर्मूला है और उसमें मुख्तलिफ सीरीज़ हैं, ठीक है। 5 सीरीज़ हैं आपके पास, लाइमन है, बाल्मर है, पास्टन है, ईफेंड है, ब्रैकेट है। उन तमाम सीरीज़ को आपको स्टडी करना है। अच्छा, उन सीरीज़ में आपके पास जो राइट फार्मूले के ज़रिए उसमें फार्मूलाज हैं कि उसमें हर सीरीज़ में एनर्जी क्या होगी, ठीक है, वेवलेंथ क्या होगी, फ्रिक्वेंसीज क्या होगी और उनकी सीरीज़ लिमिट क्या होगी तमाम स्पेक्ट्रल लाइन्स की, ठीक है। जैसे हम देखेंगे कि मैक्सिमम वेवलेंथ कब इमिट होगी, मिनिमम कब इमिट होगी, सबको हमें स्टडी करना है, ठीक है। और इनके आपस में रिलेशंस क्या होंगी और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स कितनी इमिट होती हैं, वो सब इस टॉपिक के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। देन आपके पास जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, न्यूक्लियर फिजिक्स का। अच्छा, न्यूक्लियर फिजिक्स के टॉपिक के अंदर इसमें जो पीएमसी के कोर्स में इंक्लूड किया गया है वो आपके पास सबसे ज़्यादा एटॉमिक मॉडल है, ठीक है। एटॉमिक मॉडल के इसमें जस्ट आपने सिर्फ एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। आपने इसको पता होना चाहिए आप लोगों को कि प्रोटॉन हो गए या न्यूट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन, इनके मासेस क्या होते हैं, इन पे चार्जेस क्या होते हैं और एक बेसिक एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके पास रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिव डीके जो है आपने बहुत डिटेल के अंदर आपने पढ़ना है, क्योंकि इसको अगर मैं सिंपल करके मैंने एक्सप्लेन किया तो बेसिकली 4 पॉइंट्स के अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन किया क्या है। सबसे ज़्यादा बेसिक के न्यूक्लियर डीके होता क्या है, ठीक है, क्यों होता क्या है और क्यों होता है, इसका रीज़न क्या होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ डीके हैं कि अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा के 3 टाइप्स हैं। अब इसको आपने डिटेल में पढ़ना है कि ये होता है तो इससे एटॉमिक नंबर पे, मास नंबर पे और ए जेड पे क्या फ़र्क पड़ता है। अल्फ़ा इमिट होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, बीटा होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, गैमा होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। उसमें आपके पास क्या है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके कि लॉ ऑफ रेडियो डीके मौजूद है, ठीक है। वो आपको स्टडी करना पूरा। इससे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे। और फिर इसका कि किस तरीके से काम कर रहा है। देन इसके बाद आपके पास है हाफ लाइफ एंड रेट ऑफ डीके। हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट कि हाफ लाइफ यानी कि कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसकी हाफ़ लाइफ क्या होती है, उसका उसका फॉर्मूला क्या है, डी के कांस्टेंट क्या चीज़ होती है और इस हाफ़ लाइफ के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। कि आपके पास हाफ़ लाइफ के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि अगर एक रेडियोएक्टिव सैंपल है, उसकी इतनी अमाउंट है, अगर वो इतनी हाफ़ लाइफ उसकी गुजर जाती हैं तो अब कितना अमाउंट आपके पास इसका डीके हो चुका होगा और कितना अनडीके होगा। तो ये इस तरह के एमसीक्यू से पास पेपर में बहुत सारे आए हुए हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी और ईजी टॉपिक, तकरीबन हर साल ही से एक सवाल बनता ही बनता है इससे। तो इसके बाद बात आती हैं बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन कि जो रेडिएशंस हैं उनके बायोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं। यानी अब इनके कुछ इम्पैक्ट्स भी होते हैं आपकी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के ऊपर, कि वो इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। अच्छा, अब इनके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं जिसकी वजह से उन्हें मेडिकल के अंदर यूज़ भी किया जाता है, ठीक है, इन रेडिएशन को। क्यों, इनके कुछ ऐसे ये फ़ायदे हैं, यानी कई जगहों पे कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को या उनके आइसोटोप्स को। तो ये इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके जो पूरे टोटल 13 टॉपिक्स थे उनको हमने ब्रीफली स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो कोशिश की थी कि जो मैं पीएमसी के सिलेबस को एक आसान फॉर्म के अंदर मैंने और उसको कोशिश अपनी तरफ से पूरी की कि उसको आसान फॉर्म में मैं एक्सप्लेन कर सकूँ और मैं आपको रिप्रेजेंट कर सकूँ आसान फॉर्म में। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका फ़ायदा हुआ होगा और एक बहुत इजी फील कर रहे होंगे अब आप पूरे सिलेबस के बारे में कि अब आपने पढ़ना क्या है, क्या चीज़ें जो आपने डिटेल में पढ़नी है। इसलिए मैंने बुलेट्स की फॉर्म में मैंने इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन किया कि अब आपको पता है कि आपने कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है और कौन से नहीं पढ़ने हैं और किस तरीके से पढ़ना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम यहाँ तक तो कोर्स डिस्कस कर लिया। अब जो असल प्रॉब्लम है क्या है, अब यहाँ मसला ये है कि पहले तो क्योंकि प्रोविंशियल वाइज अलग अलग टेस्ट हुआ करते थे, पंजाब का अपना है, केपी का अपना है, सिंध का अपना है, सिंध एन टी एस लिया करती थी। लेकिन अब क्योंकि एक ही टेस्ट हो रहा है तो अब प्रॉब्लम बच्चों को ये होती है कि भाई कि हम हमारी टेक्स्ट बुक अलग है, दूसरे की अलग है, तो हम पढ़ें किस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए काम ये आसान किया है कि मैंने एक चार्ट की फॉर्म में कंपैरिजन किया है पाकिस्तान भर की तमाम टेक्स्ट बुक का
के जो पीएमसी ने कोर्स आउटलाइन दी, जो चैप्टर टॉपिक के नाम जैसे मेंशन किए हैं, वो आपकी कोर्स बुक में, टेक्स्ट बुक में कहाँ कहाँ होंगे और कौन से चैप्टर्स होंगे। तो जो टोटल 13 टॉपिक्स हैं उनको मैंने बोर्ड के हिसाब से मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है कि अगर मैं यहाँ पर टॉपिक नंबर 1 को देखूँ, टॉपिक नंबर 1 जो है वो फोर्स एंड मोशन है आपके पास, ठीक है। तो वो फोर्स एंड मोशन टॉपिक सिंध बोर्ड के अंदर जो है क्या है, 3 एंड 4, यानी जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स थे आपके सारे, प्रोजेक्टाइल मोशन के अलावा जितने टॉपिक्स थे आपके पास पीएमसी कोर्स में, वो सारे सिंध बोर्ड के चैप्टर नंबर 3 के अंदर मौजूद हैं। और जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो टॉपिक है वो चैप्टर 4 का जो पार्ट 1 है, चैप्टर 4 आपका दो पार्ट से मुश्तमिल है, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन वाला पार्ट आपके सिंध बोर्ड के अंदर चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 है। जबकि अगर पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड के अंदर दिखाएं तो उनके अंदर जो चैप्टर नंबर 3 है वो इसी नाम से है, फोर्स एंड मोशन के, और उसमें वही सारे टॉपिक्स मौजूद हैं जो आपके पीएमसी कोर्स में मौजूद है। नेक्स्ट वन इज़ वर्क एंड एनर्जी। अच्छा, वर्क एंड एनर्जी सिंध बोर्ड के अंदर जो चैप्टर 7 के नाम से मौजूद है, जबकि पंजाब और फेडरल के अंदर आपके पास चैप्टर 4 और 4 के नाम से मौजूद है। अच्छा, रोटेशन सर्कुलर मोशन सिंध बोर्ड के अंदर चैप्टर 4 का पार्ट 2 है, सर्कुलर मोशन का, चैप्टर 4 में मौजूद है। जबकि पंजाब के अंदर चैप्टर 5 और फेडरल के अंदर भी चैप्टर 5 के अंदर के नाम से मौजूद है। दैन नेक्स्ट वन इज़ वेव्स। वेव्स का टॉपिक आपके सिंध बोर्ड के अंदर चैप्टर 8 के अंदर मौजूद है, ठीक है। जबकि पंजाब बोर्ड के अंदर और फेडरल बोर्ड में सिमिलर क्या है कि जितनी वेव्स की चीज़ें थी ना वो सारी चैप्टर नंबर 8 के अंदर मौजूद है। जबकि जो SHM का टॉपिक था, जो आखिरी टॉपिक था SHM का, वो आपके चैप्टर नंबर 7 के स्टार्ट के अंदर टॉपिक है, वो आपका SHM का टॉपिक है। तो आपको वेव का पढ़ने के लिए पूरा चैप्टर 8 पढ़ना पड़ेगा, और SHM का अगर टॉपिक पढ़ना है स्पेसिफिकली जो कि वेव के टॉपिक्स में मौजूद है पीएमसी के सिलेबस में, वो आपको पंजाब के अगर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं फेडरल के, तो वो चैप्टर नंबर 7 का स्टार्टिंग जो पहला टॉपिक है SHM का, वो स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर जो है मैंने बताया था कि सिंध बोर्ड के अंदर ये सेकेंड ईयर के अंदर मौजूद है, चैप्टर नंबर 11 के नाम से। अच्छा, पंजाब बोर्ड में भी ये 11 में मौजूद है, लेकिन ये फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर मौजूद है। और फेडरल के अंदर ये भी फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर मौजूद है, लेकिन चैप्टर नंबर 10 के नाम से। दैन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर जो है वो सिंध बोर्ड के अंदर सेकेंड ईयर में मौजूद है, चैप्टर नंबर 12 के नाम से। पंजाब बोर्ड में भी सेकेंड ईयर में मौजूद है, चैप्टर नंबर 12 के नाम से, और फेडरल के अंदर सेकेंड ईयर में मौजूद है, चैप्टर नंबर 11 के नाम से। करंट इलेक्ट्रिसिटी सिंध बोर्ड के अंदर चैप्टर नंबर 13 के नाम से मौजूद है, पंजाब बोर्ड में 13 के नाम से है, या फिर फेडरल के अंदर 12 के नाम से मौजूद है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अच्छा, आप सिंध बोर्ड के अंदर याद रखिएगा, ये दो टॉपिक्स हैं 8 और 9, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये दोनों टॉपिक कंबाइनली सेकेंड जो सिंध बोर्ड के अंदर एक ही चैप्टर में अंदर मौजूद है, डेट इज चैप्टर नंबर 14। यानी 14 का पहला पार्ट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वो है, वो आपका टॉपिक नंबर 8 हो गया, और टॉपिक नंबर 9 आपका 14 का ही पार्ट 2, यानी चैप्टर नंबर 14 ही आपने स्टडी करना है, उसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कवर होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कवर होगा। लेकिन जो पंजाब और फेडरल वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें दोनों को उनके चैप्टर्स अलग अलग हैं, यानी चैप्टर नंबर 14 के अंदर वो टॉपिक नंबर 8 पढ़ेंगे, डेट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और 15 के अंदर वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जबकि फेडरल के स्टूडेंट जो हैं वो चैप्टर नंबर 13 के अंदर अपना पढ़ेंगे चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का टॉपिक, जबकि 14 के अंदर वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक, ठीक है। सिर्फ सिंध के बच्चों के अंदर ये के पास क्या कि उनकी बुक का जो चैप्टर नंबर 14 है उसी के अंदर ये दोनों टॉपिक्स मौजूद हैं, तो उन्हें उसी चैप्टर से दोनों टॉपिक्स कवर कर ले रहे हैं। दैन नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स का। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने आपको बताया था कि क्योंकि पूरा चैप्टर नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है रेक्टिफिकेशन का, जो कि हमारे कोर्स में जो पीएमसी की कोर्स आउटलाइन में मौजूद है। तो अगर सिंध बोर्ड का देखेंगे तो चैप्टर नंबर 16 के नाम से है वो, पंजाब बोर्ड में 18 के है, और फेडरल के अंदर 17। अच्छा, ये मैं आप कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि फेडरल और केपी की एक ही क्यों लिखा हुआ है, तो उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली फेडरल और केपी की जो बुक्स हैं वो सिमिलर हैं, तो इसी वजह से कोई भी एक बुक आप यूज़ कर सकते हैं, आइदर फेडरल आइदर केपी के, तो उसमें कोई इतना इशू नहीं है, वो दोनों सेम है। अच्छा, दैन डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर नंबर 17 सिंध बोर्ड के अंदर 17 है, जबकि पंजाब बोर्ड में 19 और सिंध बोर्ड में 18। अच्छा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा सिंध बोर्ड के अंदर चैप्टर नंबर 18 के नाम से है, पंजाब बोर्ड में 20 एंड फेडरल बोर्ड में 19। दैन न्यूक्लियर फिजिक्स। अब न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर क्योंकि यहाँ पर उन्होंने दो चीज़ें डिस्कस की थी, नंबर 1 इज़ रेडियोटिविटी एंड सेकेंड 1 इज़ बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। तो सिंध बोर्ड का जो चैप्टर नंबर 19 है उसमें आपका टॉपिक कवर होगा रेडियो एक्टिविटी का, ठीक है। जबकि जो 20 है इसमें आप पढ़ेंगे
रेडिएशंस के बारे में कि रेडिएशंस का इम्पैक्ट क्या होता है आपके पास, ठीक है, उसके यूजेस क्या होंगे। अच्छा, पंजाब बोर्ड में दोनों टॉपिक इसी एक चैप्टर में मौजूद है, चैप्टर नंबर 21। फेडरल बोर्ड के अंदर भी एक ही चैप्टर के अंदर दोनों टॉपिक मौजूद हैं। सिर्फ सिंध बोर्ड के अंदर ऐसा है कि जो रेडिएटिविटी का टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 19 के अंदर आपको स्टडी करना है, डीके का पूरा हाफ लाइफ वगैरह सारी चीज़ें, और जो बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन है, उनके यूजेस है, मेडिकल यूजेस, वो चैप्टर नंबर 20 के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने एक कंपैरिजन आपको यहाँ पे शो कर दिया। तो ये है कि इससे आपको एक आसानी हो जाएगी कि आपको स्टडी करने में सबको पता होगा कि सिंध सिंध बोर्ड वाले हैं उन्हें पता होगा हमें कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, पंजाब बोर्ड वालों को पता होगा और फेडरल बोर्ड वालों को हमें कौन कौन से चैप्टर को स्टडी करना है, किस चीज़ के लिए, पीएमसी के सिलेबस को सामने रखते हुए, पीएमसी सिलेबस के टॉपिक्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ है कि रिकमेंडेड एक्स्ट्रा टॉपिक्स फॉर स्टडी। अच्छा, ये तो कुछ टॉपिक्स तो एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए थे, आपने देखा होगा ऊपर कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक इंक्लूड कर दिए थे कि भाई ये टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने पढ़ने हैं, चाहे वो भले से वो पीएमसी कोर्स में नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं रिकमेंड करूँगा तमाम बच्चों को कि वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो स्टडी करें लाजमी। क्यों? क्योंकि उनका यूज़ होगा, उनकी आपको कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी। वो कौन से टॉपिक्स हैं? नंबर 1 इज़ डायमेंशन। अब डायमेंशन ऐसा टॉपिक है कि इसको कोर्स में इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? अगर आप हम देखें तो कोई भी चैप्टर है, अगर हम फर्स्ट रीडिंग में मिसाल लूँ, उसमें टॉपिक्स हैं फोर्स एंड मोशन का टॉपिक चैप्टर है, वर्क एंड पावर एनर्जी का टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर डायमेंशन इजीली कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट भी होगा, उसकी डायमेंशन भी है। अगर वो इसका यूनिट रखता है तो उसकी डायमेंशन भी होगी। फोर्स है, उसका यूनिट है, उसकी डायमेंशन भी होगी। एक्सेलरेशन है, उसका यूनिट है, उसकी डायमेंशन भी होगी। पावर है, पावर का यूनिट भी है, उसकी डायमेंशन भी है। तो आपको डायमेंशन निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। और इसमें कोई बहुत बहुत सिंपल सा टॉपिक है। नेक्स्ट वन इज बेसिक ऑफ वेक्टर्स। बेसिक अब उसमें कहेंगे सर वेक्टर का चैप्टर हमारे इसमें पीएमसी कोर्स आउटलाइन में मौजूद ही नहीं है, तो आपको पूरा वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने बेसिक ऑफ वेक्टर्स स्टडी करने हैं। बेसिक ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ? बेसिक ऑफ वेक्टर्स का मतलब ये हुआ कि डेफिनेशन, ठीक है, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, और इसके अलावा आपके पास एक टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट का। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत जगह होगी। कहाँ फॉर एग्जाम्पल कहाँ हो सकती है? हमें पता है कि वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर अगर आपको न्यूमेरिकल निकालने को आ गया, एक फोर्स ये चीज़ वेक्टर फॉर्म में और डिस्प्लेसमेंट ये चीज़ वेक्टर फॉर्म में, तो कैसे वर्क वर्क फाइंड करेंगे अगर आपको डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा? तो आपने बेसिक ऑफ वेक्टर लाजमी पढ़ने हैं, ताकि आपको दूसरे टॉपिक्स हैं वहाँ पर ये एज अ सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट के तौर पे यूज़ हो रहा होगा आपके पास, ठीक है। इसके बाद आपके पास हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और मैथमेटिकल रिलेशन, यानी आपके पास के पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, या आपके पास साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो आपको पता होने चाहिए। कुछ मैथमेटिकल रिलेशन हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपको कहीं ना कहीं आपको इंप्लीमेंट हो रहे होंगे कहीं ना कहीं आपके पास, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें जो मैं रिकमेंड करूँगा, एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, लेकिन ये आपको लाजमी पढ़ने हैं, ये मस्ट मस्ट हैं। ये तीनों टॉपिक आपको ये समझ नहीं कि बस यहाँ सर ने बोल दिया, नहीं, ये मस्ट हैं, क्योंकि इनके बगैर आप बाकी चीज़ें नहीं कर सकते, आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी इन टॉपिक्स की, ठीक है। अच्छा, अब बच्चे पूछें सर कि रिकमेंडेड हम क्या पढ़ें, तो देखिए मेरा तो मशवरा ये है कि भाई कि आपके पास तीन है, एक सिंध बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स हैं, दूसरी पंजाब बोर्ड की, और तीसरी फेडरल की भी क्योंकि सेम है तो वो एक ही काउंट होगी। तो एक तरीके से आपको कितनी बुक्स हो गई हैं? तीन टेक्स्ट बुक्स हो गई। तो मेरा मशवरा जो होगा आप लोगों को, टॉपिक्स एक ही जैसे हैं, हर बुक में टॉपिक सेम ही होगा। दैट इज फोर्स का फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू एम ही यूज़ होगा, कहीं और कोई दूसरा फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन समझाने का स्टाइल डिफरेंट होता है। तो मेरा मशवरा स्टूडेंट को होगा कि अगर कोई पूछे कि भाई बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, तो मेरी नज़र में बेस्ट कॉम्बिनेशन ये है। क्या है बेस्ट कॉम्बिनेशन? कि आप क्या करें, ठीक है, यानी सिंध, पंजाब और फेडरल,
इन सबको आपने स्टडी करना है, ठीक है, इन सबको आपने स्टडी करना है, यानी आपकी कंप्लीट सही। यानी इसमें उसमें इससे फ़ायदा क्या होगा आपके पास, सिंध का बच्चा है। अब देखिए होता क्या है कि हम सिंध के बच्चे हैं सर, कि हम तो सिंध बोर्ड के हैं, तो देखिए पंजाब और फेडरल बोर्ड की बुक्स पढ़ने में कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई इसमें ऐसी आपको टिपिकल कोई ऐसा मसला नहीं आएगा। कोई टॉपिक आपके पास वही है जो सारे पीएमसी ने आपके पास अनाउंस कर दिए हैं। सिर्फ सिंध के आपने सिंध की आपने टेक्स्ट बुक, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा सिंध बोर्ड का है, अब उसने मेरे सिंध बोर्ड की बुक उठाई, उसने वो सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। अब वही टॉपिक्स एक मरतबा जैसे आपको रीड करना है पंजाब की बुक से, ठीक है, उसमें फ़ायदा क्या होगा कि आपको वैरायटी मिल जाएगी आपको वहाँ, क्योंकि पंजाब और फेडरल बोर्ड की बुक्स के अंदर कुछ अच्छी अच्छी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, डायग्राम्स बनी हुई हैं, समझाने का स्टाइल अच्छा है, तो वहाँ से आपको सिंध की बुक्स में थोड़ी सी वो बच्चे को होता है कि भाई पढ़ने में मुश्किल हो रही है, पढ़ नहीं जा रही है, खुद खुश लिखी हुई है, बड़ी ड्राई थोड़ा सब्जेक्ट बना दिया उसको, तो वहाँ आपको पंजाब और फेडरल बोर्ड की बुक इसलिए हेल्पफुल होगी कि वहाँ पर आपको कुछ कलरफुल डायग्राम नज़र आएंगी, आपको एग्जाम्पल अच्छी नज़र आएंगी। तो मेरा मशवरा जो होगा, बेस्ट कॉम्बिनेशन ये है कि आप सिंध, पंजाब और फेडरल तीनों की बुक्स आप पढ़ें। और फिर इसका वैसे कोर्स इतना रिड्यूस कर दिया गया कि मेरी नज़र में पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है, आप वही चीज़ सिंध से पढ़ेंगे, वही पंजाब से, वही फेडरल से, सिर्फ आपको थोड़ी सी वैरायटी मिल जाएगी कुछ डायग्राम्स के अंदर, कुछ एग्जाम्पल्स के अंदर, तो उससे मज़ीद आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्ड होगा आपका, ठीक है। तो मेरी एडवाइस ये होगी कि आप लोग तीनों बुक्स आप स्टडी करें, ठीक है। अच्छा, अब सबसे मुश्किल सवाल जो स्टूडेंट सबसे परेशान जो चीज़ थी जाती है कि किस तरह के सवालात आएंगे आपके नेशनल एमडी कैट के अंदर। अभी ऊपर हमने सबसे स्टार्ट में डिस्कस किया था कि पीएमसी ने दो तरह के सवालात के बारे में कहा गया, एक कहा गया कि रिकॉल टाइप होंगे, ठीक है, एक कहा गया क्या होंगे आपके पास, रिकॉल टाइप होंगे, और दूसरे क्या होंगे, एप्लीकेशन टाइप होंगे। अब रिकॉल क्या है, एप्लीकेशन क्या है, तो देखिए रिकॉल के अंदर आपके पास ये चीज़ शामिल हो रही है, और एप्लीकेशन में ये। अब रिकॉल में क्या चीज़ है कि डेफिनेशन आ सकती हैं किसी भी चीज़ की, कोई भी आपके पास चीज़ है, फॉर एग्जांपल फोर्स की डेफिनेशन है या करंट की डेफिनेशन है, मुख्तलिफ कोई किसी भी चीज़ की डेफिनेशन। देन फार्मूलाज, आपके पास फार्मूलाज हैं, उन फार्मूलाज को एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जा सकता है। इसके अलावा यूनिट्स एंड डायमेंशन, जैसे मैंने ऊपर मेंशन भी किया था, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, इसका यूनिट भी होगा तो उसकी डायमेंशन भी है, तो आपको यूनिट पता होनी चाहिए, आपको डायमेंशंस पता होनी चाहिए उनकी। इसके अलावा जितने भी लॉज हैं, ओम्स लॉ है, कूलम्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ है, तो लेंस लॉ है, फ्रॉडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, वो लॉज आपको पता होने चाहिए, या पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है, पोस्टुलेट्स भी आपको पता होने चाहिए कि ये भाई इस थ्योरी का ये साइंटिस्ट ने इस टॉपिक में ये पोस्टुलेट्स ने लिए हैं, तो वो एमसीक्यू में पूछा सकते हैं। ये रिकॉल टाइप है, ये सारी चीज़ें, या फिर बुकिश स्टेटमेंट्स होते हैं कुछ, एज इज बुक की लाइन लिखी हुई है, वो एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, ठीक है। ये बेसिकली मेमोराइजिंग पावर चेक की जाती है। दूसरा, डायरेक्ट इन्वर्स रिलेशन। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनमें आपस में रिलेशन होते हैं, कहीं डायरेक्ट होता है, कहीं इन्वर्स होता है, वो टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे मैं मेंशन भी करूँगा, बहुत हर टॉपिक में आपको चीज़ मिलेगी, डायरेक्ट और इन्वर्स रिलेशन, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, ये पूछा जा सकते हैं। या फिर डिपेंडिंग फैक्टर्स, इस ऊपर आपने एक चीज़ पढ़ी थी, ऊपर अभी एक टॉपिक आया था रेजिस्टेंस का, कि डिपेंडिंग फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर से डिपेंड करती है, तो ये आपके रिकॉल टाइप के सवाल होगा भी कि रेजिस्टेंस है वो एरिया पे डिपेंड करेगी, वो लेंथ पे डिपेंड करेगी, ठीक है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, तो डिपेंडिंग फैक्टर्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के, तो ये भी रिकॉल टाइप में है। उसके बाद रिलेशन एंड कन्वर्जन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़। अब दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनका आपस में रिलेशंस क्या हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास अगर मैं बात करूँ तो दो फिजिकल, अगर एक पावर की बात करूँ या मोटर की, अगर हम पावर की बात करते हैं तो पावर में एक यूनिट होता है आपके पास वॉट, और दूसरा होता है हॉर्स पावर। तो उन दोनों के आपस में रिलेशन है कि 1 हॉर्स पावर 1 HP बराबर होती है 746 वाट्स के। तो ये दो, ये बेसिकली ये रिलेशन शो कर रहा है, कन्वर्ज, ये बेसिकली कन्वर्जन है बेसिकली। तो ये कन्वर्जन आपके पास जस्ट रिकॉल है, आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है, आपको रिकॉल करनी है, हाँ भाई वो आपसे पूछ लेगा भाई कि 0.2 HP किसके बराबर है, तो आपको ऑप्शन दे देंगे, या 1.5 HP इक्वल्स टू डैश 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 वॉट, तो वो आपको बताना होगा कितने वॉट के बराबर, जस्ट ये जस्ट कन्वर्जन है खाली है, ठीक है। इसके अलावा वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स। अब आपके बहुत सारे कॉन्स्टेंट हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है, आपके पास यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है।
तो ये कॉन्स्टेंटली वैल्यूज़, ये फिक्स इनकी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पूछी जा सकती है कि द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज डैश, और आपको 5 ऑप्शन दे दी, उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस की हैं सारी क्या है, रिकॉल टाइप है सारी की सारी। ये तो बहुत आसान है, ये आपका अब सोचें ये आपका 70% है, 70% आपका पेपर जो है वो यहाँ से आएगा, ठीक है। अब बचा आपका 30%, वो 30% कहाँ से आएगा भाई, वो आपका इन जगहों से आएगा। क्या है भाई, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, कि भाई कि एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा भाई कि ओम्स लॉ आपने पढ़ा, अब ओम्स लॉ कहीं किस तरीके से वो कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो वो एक सवाल आपको दे देंगे जहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हो रहा होगा, उस कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे आप आंसर को जज कर रहे होंगे, तो वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। सेकंड वन इज ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। अब ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में आपको याद आ रहा होगा, मैंने अभी डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 3 के अंदर, सॉरी चैप्टर नंबर 1 में, फोर्स एंड मोशन में, काइनेमेटिक्स ग्राफ कि वेलोसिटी और टाइम का, एक्सेलेरेशन टाइम का, तो वो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो पेपर में आ सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्या है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। अब डायग्राम्स आपको कोई किसी भी टॉपिक रिलेटेड कोई डायग्राम दे देंगे, और उससे आपको कोई न्यूमेरिकल भी हो सकता है, वो न्यूमेरिकल फॉर्म में, या कुछ डायग्राम दे देंगे, उससे आपको कुछ आंसर आपको जज करना होगा, जो भी आप कंडीशन गिवन होगी, ठीक है। और आखिर में आपके पास न्यूमेरिकल्स। अच्छा, ये जो बेसिकली 3 सवाल है ना, कॉन्सेप्ट, ग्राफ, ये न्यूमेरिकल्स इन फॉर्म में भी आ सकते हैं बेसिकली, कि न्यूमेरिकल्स ही इन फॉर्म में आ जाए, कि उस न्यूमेरिकल में कोई कॉन्सेप्ट लग रहा हो, या ग्राफ के न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाए, या डायग्राम हो और वो उसमें डेटा गिवन हो और वो न्यूमेरिकल की फॉर्म में आ जाए, या सेपरेटली अलग से न्यूमेरिकल आ सकता है कि आपको कुछ डेटा गिवन होगा और आपको उसमें देखना होगा कि कौन सा यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, और उस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करके आपको रिक्वायर्ड जो क्वांटिटी, जो आपको रिक्वायर्ड है चीज़, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ जो होगी, ये स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि भाई अब रिकॉल्ड, अब आपको भी पता होगा कि रिकॉल टाइप क्या चीज़ है और एप्लीकेशन लेवल क्या चीज़ है, ठीक है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं इस स्ट्रक्चर में आपको ये समझा सकूं। अच्छा, अब एक और चीज़, अब बच्चे जब आप लोग बुक रीड कर रहे होंगे, बच्चों आप एक बात बहुत ख्याल रखना है, जब आप लोग बुक रीडिंग करें तो इस ये जो चीज़ें हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको अपने सामने रखना है कि हमें पढ़ना भी इसी तरीके से, यानी हमें बुक रीडिंग में ये तमाम पॉइंट्स पढ़ने हैं, यानी हमें डेफिनेशन पढ़नी है, हमें फार्मूला पढ़ना है, यूनिट्स और डायमेंशन पढ़नी है, तमाम लॉज जो हैं उसके स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, उनके पोस्टुलेट्स पढ़ने हैं, बुक की छोटे स्टेटमेंट्स हैं उन्हें अंडरलाइन कर लेना है, उन्हें हाईलाइट कर लेना है, वो पढ़नी है। कोई भी फॉर्मूला लिखना है, फिर फॉर्मूले से हमें रिलेशन पढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल रिलेशंस का क्या मतलब है, कि भाई मेरे पास फॉर्मूला है F=ma, अगर मैं मास को कांस्टेंट कर दूं, ये कांस्टेंट कर दूं, तो मैं पता है कि F और A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी एक्सेलेरेशन बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ेगी। या सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r, अगर m और v फिक्स हैं तो Fc इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, यानी r बढ़ेगा तो सेंटीमीटर फोर्स कम हो जाएगी। तो ये आपके डायरेक्ट और इन्वर्स रिलेशन है। तो आप इस तरीके से आप इसको स्टडी करते हुए इस तरह ख्याल रखें, कोई भी फॉर्मूला लिखें, फिर उससे उसको स्टडी इस तरह करें, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन कैसे बनेगा, इसका इन्वर्स रिलेशन किस तरह बनेगा, तो ये आप खुद भी इजीली स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जब स्टडी करें ना आप, तो उसको इसी, जब आप इस वे में जो जो चीज़ मैंने आपको मेंशन की, अगर आप इस वे में स्टडी करेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा, आप खुद ब खुद आप फील करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्ड होना शुरू हो गए, और आपको वो टॉपिक भी बहुत ईजी लगने लगेगा, ठीक है। इसी वजह से मैंने चीज़ों को उसी वे में यहाँ पे डिस्टिंग्विश किया, ताकि आपको पढ़ने के लिए भी आप ये पैटर्न यूज़ कर सकें। देन आप रिलेशंस, जितनी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट की वैल्यूज़ हैं उन्हें उन्हें अपनी एक नोटबुक में एक जगह लिख लें सारे, या आपकी पूरी टेक्स्ट बुक में, जो आपका PMC का कोर्सेज में जितने कॉन्स्टेंट यूज़ हुए हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ताकि अगर पेपर में नहीं भी गिवन हो आपको टेस्ट में, तो आपको वैल्यू याद हो, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। अच्छा, बाकी कॉन्सेप्ट बेस्ड, ग्राफ बेस्ड, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये भी आपने बस ये तो आपने आप ये जो आखिर ये ना एप्लीकेशन लेवल, यहाँ सारा खेल होगा पे कॉन्सेप्ट का। आपने जितने अच्छे कॉन्सेप्ट बनाए हुए होंगे एप्लीकेशन लेवल के अंदर, उतना आपको यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। तो आपने अपनी स्टडी जो करनी है बुक रीडिंग की, वो आपको इसी चीज़ को सामने रखते हुए आपने स्टडी करनी है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया है ना, मैंने उन्हीं की कुछ एग्जांपल यहाँ मैंने मेंशन की हैं। ये बेसिकली थोड़ा सा ये वीडियो लेंथी हो जाएगी। आई डोंट नो कि कुछ स्टूडेंट बोर भी हो रहे होंगे, क्या सर इतनी लंबी वीडियो कर दी आप लोगों ने, आपने हमारे लिए, बोर हो रहे हैं हम, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त करें और वीडियो को देखें, तो आपको आई होप एट द एंड ऑफ द वीडियो आपका माइंड जो है ना बिल्कुल क्लियर होगा बेसिकली, कि आपने करना क्या है, आपने और पढ़ना किस तरीके से,
मेरी पूरी जो कोशिश है, जो मैं वीडियो की लेंथ बढ़ी है, उसमें चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, वो सिर्फ मकसद यही है कि मैं आपको एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन यहाँ कर सकूँ, एक एक चीज़ को, और आपका माइंड क्लियर हो फिर कि भाई कि कोर्स है क्या बेसिकली पीएमसी का, उसमें कहा क्या गया है और अब हमें पढ़ना क्या है और किस तरीके से स्टडी करनी है। अब जो मैंने ऊपर अगर मैं देखूँ, जो ऊपर जो मैंने अभी डिस्कस किया था, रिकॉल टाइप की टाइप्स बनाई थी, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी, क्या क्या सवाल किस तरह आ सकते हैं, फिर एप्लीकेशन बेस बताई, मैंने उन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड अब मैं कुछ यहाँ पे एमसीक्यू डिस्कस यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। हाँ, एमसीक्यूज में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम जस्ट ओवर व्यू ले रहे हैं कि जो मैंने ऊपर चीज़ें मेंशन की हैं उन्हीं की मैं उन्हीं चीज़ को एग्जाम्पल के तौर पे एमसीक्यूज फॉर्म में आपको शो कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहला सवाल यहाँ पे शो किया हुआ है कि इफ़ टू कॉइल्स क्लोज टुगेदर, अगर दो कॉइल्स को हम क्लोज टुगेदर रखें, देन अ चेंजिंग करंट इन वन कॉइल सेटअप्स अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द अदर एंड सो इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन इट, दिस इफेक्ट इज नोन एज। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये आपके पास बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन है। ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक है, उसके अंदर ये टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन का, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो मैं याद होगा रिकॉर्ड टाइप में लिखवाया था कि डेफिनेशन आपने पढ़नी है, तो ये डेफिनेशन इस तरह एमसीक्यूज में आ सकती है। फिर मैंने सेकंड क्या लिखवाया था, फार्मूला। तो अब सवाल क्या है, मोमेंटम इज़ डिफाइंड एज, तो यहाँ पर फार्मूला लिखे हुए, तो मुख्तलिफ ऑप्शन है। तो मोमेंटम की हमें डेफिनेशन क्या होती है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दिस वन। जस्ट आपको फार्मूला याद था, आपने जस्ट कर लिया, सही है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने एक और चीज़ लिखवाई थी, क्या चीज़ लिखवाई थी कि भाई कि आपके पास यूनिट्स, ठीक है, यूनिट लिखवाया था। यहाँ लिखा हुआ क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो होती है उसका यूनिट आपके पास क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। ये बेसिकली इसका अंदर क्या हुआ, ये लिखा हुआ है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर ही लिखा हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो ये यूनिट इस तरह सवाल आ सकते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स भी पूछ सकते हैं, यूनिट ऑफ पावर पूछ सकते हैं। दैन नेक्स्ट वन इज डायमेंशन ऑफ मोमेंटम आर। अब मैंने बताया था ये एक्स्ट्रा टॉपिक था कि डायमेंशन क्या पढ़नी है, तो यहाँ डायमेंशन पूछी जा सकती है आपसे कि डायमेंशन क्या होगी, आप तो आपने डायमेंशन करे पता होगी तो आप टिक कर लेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है, ये लिखा हुआ था इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस वेरीज डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। क्या बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के मैग्नीट्यूड के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन के। तो ये कौन सा लॉ हो गया, ये बेसिकली आपका कूलम्ब लॉ हो गया। तो सिंपल आपने स्टेटमेंट पता था आपको लॉ का, तो आपने उसकी बुनियाद पे आपने इजीली अपना आंसर टिक कर दिया। तो उसके बाद आपके पास आ गया अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये बेसिकली बोहर्स थ्योरी का आइटम था। अब उन्होंने उसके पॉस्टुलेट्स हैं, अगर आपको पता होगा भाई कि ये इसमें सही पॉस्टुलेट कौन सा है कि भाई ये बोहर ने कहा था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ऑर्बिट चेंज नहीं कर रहा है, तो तब तक उसकी एनर्जी क्या रहेगी, रिमेंस कांस्टेंट। तो कौन सा ऑप्शन है ये, ए वन, तो वन ऑनली सही है, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ एमसीक्यूज में मैं डिस्कस, हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना, हमें सिर्फ मेरा यहाँ मकसद था कि जो मैंने ऊपर आपको ये ब्रेकअप करके दिखाई थी चीज़ें के रिकॉल टाइप क्या है और एप्लीकेशन, उन चीज़ों को मैं एमसीक्यूज फॉर्म में दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। एंड नेक्स्ट वन इज़ कि व्हेन अ फोर्स एक्स राइट एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क क्या होता है। हम ये बात सिंपल बुक में लिखी हुई है और ये फॉर्मूला भी आपके पास है, एफ डी कॉस थीटा। तो एंगल 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री पे वर्क हमेशा जीरो होता है आपके पास। तो ये बस जस्ट बुकिश कॉन्सेप्ट है छोटा सा। देन ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये भी बुकिश कॉन्सेप्ट की लाइन है कि आपके पास ट्रांसफार्मर जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा होता है। तो आपने यहाँ पे सिंपल आपने बुक पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क कर रहा है। देन मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन इन विच अ एक्सपीरियंस ऑन अ मूविंग चार्ज और अ मैग्नेट दिस फोर्स डिपेंड ऑन, यानी मैग्नेटिक फील्ड वो रीजन है जहाँ पे मूविंग चार्ज या मैग्नेटिक पे फोर्स लग रही होती है। अब वो फोर्स किस चीज़ों पे डिपेंड करती है, यहाँ लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, द स्पीड ऑफ मूविंग चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको याद आएगा, मैंने बताया था डिपेंडिंग फैक्टर का। डिपेंडिंग फैक्टर किससे आ जाएंगे, आपका फॉर्मूला था एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो आपको पता चल गया कि एफ जो डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के भी, वी के भी, बी के भी, यानी वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है, उसकी स्पीड पे भी और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन पे भी। तो तीनों सही है, इस तरह क्या हो गया, ये ई हो गया। तो यहाँ पे अगर आपको याद होगा कि डिपेंडिंग फैक्टर वाला पॉइंट, तो आप इजीली एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे, सही। दैन नेक्स्ट वन इज, अब हमने कहा था कि भाई के डायरेक्ट और इन्वर्स रिलेशन की बात की गई थी, ठीक है। डायरेक्ट और इन्वर्स रिलेशन का मैंने डिस्कस किया था कि भाई डायरेक्ट और इन्वर्स रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे यूज़ होगा। अब देखिए उससे एमसीक्यूज भी बन सकता है किस तरीके का।
भाई ये बोलने के अगर वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल को मैं 3 गुना बढ़ा दूँ, ट्रिपल कर दूँ, तो रेंज पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो रेंज का फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब मुझे पता चल गया कि रेंज और स्पीड का डायरेक्ट रिलेशन है और स्क्वायर, तो अगर मैं 2 का 3 का स्क्वायर कर दूँ तो क्या हो जाएगा? 9 टाइम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? 9। तो देखें आपको अब चीज़ समझ में आई कि मैं डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन क्यों बोल रहा था कि आपको याद होनी चाहिए। इस तरीके से आप अपने MCQ सॉल्व कर सकते हैं। देन अगला चीज़, एक चीज़ मैंने बताई थी आपको कि कन्वर्जेंस। तो यहाँ सवाल क्या है? 1 रेडियन इक्वल्स टू, तो 1 रेडियन बेसिकली बराबर होता है 57.3 डिग्री के। तो ये कन्वर्जन आपको छोटे पता होंगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी कि 1 HP बराबर है 746 वॉट के। तो अगर आपको ये रिलेशंस पता होंगे तो ईजिली आप MCQs अपने अटैम्प्ट कर सकते हैं। देन अगला पॉइंट था हमारे पास कॉन्स्टेंटी वैल्यूज़। तो अगला MCQs क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपके पास कितना होता है? 1.6 x⁻⁻19। तो अगर ये आपको कांस्टेंट वैल्यू याद है आपको, तो आप इजीली वहाँ पे MCQ सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब अगला टॉपिक एक मैंने बताया था कॉन्सेप्ट बेस। अब कॉन्सेप्ट बेस सवाल क्या है? बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस में अब मैं सवाल को पढ़ूँ तो ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, यानी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है बॉडी, ठीक है। यानी अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये सॉरी यानी अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। अब ये इसका सेंटर है, अब कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। अब टू ये कह रहे हैं जो बॉडी मोशन कर रही है उसके बारे में क्या चीज़ ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? नंबर 1 इज डिस्प्लेसमेंट इज 0। अब हमें ये बात पता है कि जब बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है तो वो घूम के वापसी उसी पॉइंट पे आ जाती है सर्कुलर मोशन के अंदर। तो और क्लोज पाथ है ये, तो क्लोज पाथ के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा 0 होता है, सही। इसका मतलब पहला पॉइंट बिल्कुल सही हो गया। अब अगला क्या है? एवरेज स्पीड इज़ 0। अब एवरेज स्पीड 0 बोलने भाई आप मुझे बताएं कि बॉडी डिस्टेंस तो कवर कर रही है ना कम्प्लीटली। एवरेज स्पीड तो कब 0 होगी? स्पीड 0 कब होगी? अगर डिस्टेंस 0 हो जाएगा। अब बॉडी तो डिस्टेंस कम्प्लीटली कवर कर रही है, बार बार अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रही है, तो उसमें जब एवरेज स्पीड क्या होगी? 0 नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि बॉडी मूव कर रही है। हाँ, अगर भी बॉडी रेस्ट पे होती तो हम कहते हैं इसकी एवरेज स्पीड 0 ही भी है। अच्छा, एक्सीलरेशन 0, एक्सीलरेशन 0 ये भी नहीं होगी। ये दोनों क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बॉडी कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रही है सर्कुलर मोशन के अंदर, और हर पॉइंट पे क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी, स्पीड का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आपके पास एक्सीलरेशन चेंज हो रही है। इसका मतलब पॉइंट 2 और 3 क्या होगा? रॉन्ग। इससे वहाँ से पहला पॉइंट सही था, उसका मतलब 1 ओनली। तो यहाँ आपका कॉन्सेप्ट काम आया। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। तो आपको पता होना चाहिए था कि भाई कि क्लोज पाथ में डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, और क्योंकि बॉडी सर्कुलर मूव कर रही है तो उसकी स्पीड कभी 0 नहीं होगी, एक्सेलरेशन भी कभी 0 नहीं होगी। तो इस तरीके से आपके पास कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं आगे और डिस्कस करें, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या है हमारे पास कि एक पेंडुलम है। पेंडुलम बोलने के वो स्विंग्स एट रेट ऑफ 0.75 वाइब्रेशन पर सेकेंड, हर सेकेंड में वो 0.75 वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कुड बी मेड टू द पेंडुलम टू कॉज द पीरियड ऑफ द पेंडुलम टू इंक्रीज। अब बोले कौन सा वो फैक्टर है जिससे पेंडुलम के टाइम पीरियड को बढ़ाया जा सकता है। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है पेंडुलम के, वो होता है T इक्वल्स टू 2π√L/g। अब हम ये देख रहे हैं कि भाई ये टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, लेकिन यहाँ इस फॉर्मूले में कहीं भी मास नहीं है। तो ये बात याद रखिएगा कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम जो होता है वो मास से इंडिपेंडेंट होता है, कि बॉब जो हैंग हुआ हुआ है स्ट्रिंग से, उसका मास आप बढ़ाएं कम करें मटेरियल चेंज करें, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑप्शन, ये और ये ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। या मटेरियल भी चेंज करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब सिर्फ दो ऑप्शन है कि लेंथ ऑफ पेंडुलम या तो बढ़ाएंगे या फिर डिक्रीज करेंगे। तो इस रिलेशन से हमें पता चल रहा है कि अगर मैं लेंथ को बढ़ाऊंगा तो टाइम पीरियड भी क्या होगा? बढ़ेगा। और हमें क्या करना है? ये बोल रहे हैं कॉज द पीरियड टू इंक्रीज, हमें टाइम पीरियड बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे? लेंथ को बढ़ाएंगे, सही है। तो यहाँ भी क्या हुआ? आपका कॉन्सेप्ट काम आया कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उसका रिलेशन पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि वो मास से इंडिपेंडेंट है। वरना ये बहुत से लोग ये सोचेगा, किसी के ध्यान में ये होगा कि मास से इंडिपेंडेंट, मास पे डिपेंड करता है, तो फिर वो ये ऑप्शन ऑप्शन जो है वो गलत टिक कर देगा, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, आगे मूव करते हैं, अगली एग्जाम्पल हम देख लेते हैं।
हमने कहा था कि डायग्राम बेस्ड सवाल आते आएंगे, तो यहाँ पे डायग्राम बेस्ड सवाल है। सवाल क्या बोल रहा है कि एक डायग्राम है ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ थ्रोन बॉल, एट व्हाट पॉइंट इज काइनेटिक एनर्जी लीस्ट। अब इन्होंने 5 पॉइंट दिए हैं, 1 2 3 4 5। ये बोल रहे हैं किस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी लीस्ट होगी। तो हमें ये बात पता है, जब हम किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स होती है, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो चली चली जाती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, मिनिमम यानी लीस्ट। तो इस पूरे मोशन के दरमियान सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये 2। तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी, सबसे लीस्ट होगी। ठीक है। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास एक सर्किट डायग्राम अब याद होगा। अच्छा, अब यहाँ पे डायग्राम भी सवाल ये आ गया, और ये मैंने एग्जांपल दी थी रजिस्टर चैप्टर नंबर करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो मैंने वहाँ कहा था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर को आपने पढ़ना है, तो मैंने इसी वजह से कहा था कि इसके सवाल सीधे बन जा सकते हैं। ये आपको सर्किट दे देंगे और इसके लिए आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। ये दो आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा के इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर वो जो आंसर आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का, वो और ये रजिस्टर आपस में सीरीज़ में आ जाएंगे, देन उन पर सीरीज़ कॉम्बिनेशन लगा देंगे, तो आपको पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस पता चल जाएगी। क्लियर चीज़, इस समय आपको सॉल्व कर लेंगे। तो ये डायग्राम बेस भी में भी इंक्लूड हो सकता है, और एज ए न्यूमेरिकल भी आ गया कि आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का एक सवाल आ गया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा हम बात कर रहे थे न्यूमेरिकल की। अच्छा, ऊपर वाला भी न्यूमेरिकल के तौर पर आ गया और डायग्राम बेस भी आ गया। अब अगला सवाल ये आ गया कि 1500 kg की एक कार थी, जो कि वेलोसिटी उसकी रिड्यूस हुई 20 मीटर से 15 मीटर पर सेकेंड। कितने सेकंड में, 3 सेकंड में। अब ये बोलें हाउ लार्ज वाज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। अब ये बोलेंगे रिटार्डिंग फोर्स क्या होगी, कितनी देर तक एक्ट कर रही होगी। तो हमें पता है कि भाई फोर्स का फार्मूला होता है एम ए, और ए जो होता है वो होता है डेल वी अपॉन टी, और डेल वी जो होता है वो क्या होता है, वो होता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। ठीक है। तो अब यहाँ से आपको फोर्स पता है, एम पता है, वी एफ वी आई पता है, आप यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं इजीली। सही। तो ये बेसिकली फॉर्मूले की एप्लीकेशन हो गई, और ये आपका न्यूमेरिकल भी हो गया। अच्छा, फिर हमने डिस्कस किया था कि ग्राफ बेस्ड सिस्टम। तो ग्राफ बेस्ड सिस्टम में क्या है, यहाँ पे भाई उन्होंने क्या कहा भाई कि ग्राफ बेस्ड सिस्टम भी इस तरह आ सकते हैं। और चैप्टर नंबर 3 तो आइडियल है उसके लिए, सॉरी वेव फोर्स एंड मोशन का जो चैप्टर है वो इसके लिए आइडियल है, क्योंकि उससे ग्राफ बेस्ड सिस्टम ईजिली आ सकते हैं, काइनेमेटिक ग्राफ्स। ये बोलने के विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ अ कार दैट इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड। ये बोलने की एक गाड़ी एक रोड स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है और यूनिफॉर्मली उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, यानी यूनिफॉर्म इंक्रीज आ रही है, यानी इंक्रीमेंट तो आ रहा है। अच्छा, अब स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो बॉडी उसमें एक्सीलरेशन भी मौजूद होगी क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो रही है। लेकिन इंक्रीज जो हो रहा है वो यूनिफॉर्म आ रहा है। जब यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर पर सेकंड के अंदर जो उसमें चेंज आ रहा है वो कैसा आ रहा है, यूनिफॉर्म आ रहा है। लेकिन पहले सेकंड में अगर 5 आया तो अगले में 5, उसके अगले में भी 5। तो इस कंडीशन जब यूनिफॉर्मली कब स्पीड इंक्रीज हो रही होगी, तो आपके पास हम कहेंगे कि भाई इंक्रीज होने की वजह से एक्सेलरेशन तो होगी, लेकिन क्योंकि यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन जो होगी वो कैसी होगी, एक्सेलरेशन होगी कांस्टेंट। ठीक है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ कौन शो कर रहा है, ये ए शो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो ये जितनी मैंने आपको जो मैंने ब्रेकअप करके दिखाया था रिकॉल टाइप क्वेश्चंस का और एप्लीकेशन लेवल का, उन सबको मैंने यहाँ पे उसके एमसीक्यू से भी आपको मैंने बता दिया कि किस किस तरीके से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। आई होप ये जो एग्जाम्पल मैंने काफ़ी सारी शो की हैं, इसने टाइम लेंथ भी बढ़ा दी वीडियो की, तो आई होप इससे अब आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा, एक आपका माइंड क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं आपसे आपके टेस्ट के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आखिर में मैं मेरी तरफ से जो आप लोग के लिए गिफ्ट है वो क्या है, वो इस वीडियो के अंदर मैं इसका लिंक भी दे दूँगा। जितनी भी आपके पास, अच्छा बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम है कि भाई सर हमारे पास बुक्स नहीं है, हम बुक्स कहाँ से लेके आएँ। सिंध वाले पंजाब और फेडरल की बुक के पीछे भाग रहे हैं, पंजाब वाले सिंध और फेडरल की जो है ना सब आपस में एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है कि कितनी बुक्स खरीदें सर, हम इतनी सारी परचेज़ करेंगे, ये मसला है वो मसला। तो मैंने एक आसान काम कर दिया, मैंने गूगल ड्राइव के ऊपर मैंने तमाम बुक्स सिंध पंजाब और फेडरल के पी की एक ही है, तो मैंने उन ये तमाम टोटल 6 बुक्स हो गई फर्स्ट और सेकंड ईयर मिला के। तो ये सब मैंने ये लिंक यहाँ मेंशन कर दिया, और ये लिंक मैं मेरी वीडियो के साथ भी मौजूद है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आप यहाँ से गूगल ड्राइव से ये तमाम बुक्स इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है।
तो अब कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं किसी के पास, सर हमारे पास बुक नहीं है, हमें ये मसला ये वो मसला। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स नोट कर लें क्या, कि सबसे पहले तो कि अब बहुत कि ना बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, सर फेडरल की बुक मिल रही है, केपी की हमें तो केपी की नहीं मिल रही है। तो याद रखें, फेडरल और केपी की बुक जो हैं वो सिमिलर हैं, तो आप कोई भी एक बुक यूज़ कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, ये बात याद रखिएगा कि जो मैंने पीडीएफ अपलोड की हैं, अब क्योंकि ये बात हमें पता है कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें चैम्बर ऑफ चैप्टर्स ज़्यादा हैं, जबकि पीएमसी ने जो सिलेबस अनाउंस किया उसमें चैप्टर्स को रिड्यूस कर दिया है। तो मैंने जो पीडीएफ अपलोड की हैं, मैंने उन पीडीएफ्स में पूरे पूरे चैप्टर नहीं रखे, मैंने सिर्फ वही चैप्टर्स रखे हैं जो कि पीएमसी के अंदर के सिलेबस में इंक्लूड हैं। अब बहुत से चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि पीएमसी के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। फॉर एग्जांपल फेडरल बोर्ड या पंजाब बोर्ड के टॉपिक्स हैं, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, या अल्टरनेटिंग करंट, इस तरह के टॉपिक्स हैं, तो वो मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि वो पीएमसी के कोर्स में नहीं है। वो एक एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। तो मैंने इन पीडीएफ्स में खाली वही चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं, हर हर बोर्ड की टेक्स्ट बुक के से वही चैप्टर लिए हैं जो कि पीएमसी के कोर्स में शामिल हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो चैप्टर शामिल नहीं थे उन्हें मैंने पीडीएफ से एक्सक्लूड कर दिया। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको वो पीडीएफ्स मिल जाएंगी तमाम टेक्स्ट बुक की जिनमें सिर्फ वही चैप्टर्स होंगे जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं एज़ पर दी अनाउंस सिलेबस ऑफ पीएमसी। ठीक है। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई हो। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं कुछ जगहों पे हो सकता है कि शायद कुछ कमी पेशी रह गई, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं जो भी पीएमसी का सिलेबस था उसको मैं काफ़ी ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकूं। और मैं इसी वजह से मैं ये एडिशनल ये टॉपिक जिसमें डाला था कि ये जो मैंने एप्लीकेशन लेवल और ये के टाइप के सवाल की किस रिकॉल टाइप के सवाल को मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई रिकॉल टाइप के किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं और एप्लीकेशन लेवल के किस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो एक मरतबा स्टडी करने से पहले मेरा सबको सजेशन होगी कि एक मरतबा ये वीडियो लाजमी देखें, ताकि आप लोगों को कोर्स के हवाले से सबसे पहले ये कि आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली जो आप पढ़ने जा रहे हैं, आप पढ़ने जा रहे हैं, आपको करना क्या है, आप क्या स्टडी करने वाले हैं, आप क्या आपकी स्ट्रेटेजी होगी, आप किस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपके लिए इस उस पूरी वीडियो में मैंने हर चीज़ को मैंने सेगमेंटली मैंने इसको एक्सप्लेन किया है शुरू से एंड तक। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी और आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिला होगा, और जो बहुत से डाउट्स थे आपके जहन में वो इससे क्लियर हुए होंगे। और मैंने ये आखिर में ये गूगल ड्राइव पे ये वीडियोस भी अपलोड कर दी, तो आप इनको पहली फुर्सत में डाउनलोड कर लें, अपने पास फोल्डर बना के सेव कर लें, ताकि आप इससे अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकें। ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात जहाँ तक बात है अब आगे क्या स्ट्रेटजी होगी हमारी, तो इंशाल्लाह अब इस वीडियो के बाद से नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह अब जो पीएमसी का सिलेबस अनाउंस किया गया तो हम इंशाल्लाह अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फोर्स एंड मोशन का, और फिर हम टॉपिक वाइज मैं वीडियो अपलोड करता चले जाऊँगा। आपने उन वीडियोज़ को देखना है, उसमें मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं टेस्ट को ज़्यादा फोकस करूँ, टेस्ट बेस के उसमें टेस्ट में किस लिए सवाल आएंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी हो, साथ साथ आपको ट्रिक्स भी पता चलें, शॉर्टकट भी पता चलें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना फोर्स एंड मोशन से स्टार्ट करेंगे एंड देन आगे हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने तमाम फ्रेंड्स में जो जो इस साल एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबके साथ शेयर करें, और इस वीडियो आपको अपने पास सेव कर लें, और लाजमी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक मरतबा लाजमी देखें, ताकि आपका माइंड क्लियर हो कि आपने अपनी स्टडी किस तरीके से करनी है। ठीक है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।